अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो सीनियर लोग हैं और हुनरमंदों से और टेक्नीशियन से और मुख्तलिफ जो शोबे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उसके हवाले से हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं, उनके काम के बारे में बताते रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि माजी की सुनहरी यादों को ताज़ा रखें। आज हम आपसे मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से है। सीनियर फिल्म डायरेक्टर हैं रैम्बो यानी अफजल खान। उनको पहली मर्तबा इन्होंने ही मुतारिफ कराया और बारूद का तोहफा जैसी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की और मेहर बादशाह, बारूद का तोहफा, हीरो, गुरु चेला और इस तरह की बहुत सारी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की। आज हम इनसे बात करेंगे और इनका जो फ़नी करियर है उसके हवाले से बात करेंगे और हम जिनसे आपकी बात कराने जा रहे हैं उनका नाम है सईद राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब शाकिर भाई। राना साहब, सबसे पहले तो थोड़ा-सा अपना इब्तदाई करियर के बारे में बताएँ कि आप किस तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े और क्या वजह थी कि आपने इस शोबे को सेलेक्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर भाई, फिल्म बीन से मेरी इब्तदा और मैं फिल्म बीन होने से लेकर के डायरेक्टर की सीट पर आने तक का सारा आपसे शेयर करता हूँ अपनी ऑडियंस से भी। मेरा एक मजहबी घराने से ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिल्म घर से हम छुपकर या चोरी देखते थे ना स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं वो एक वाकया मुझे याद आ गया। वो इत्तेफाक की बात है कि मैं फिल्म देखकर आया, घर में कोई बहाना करके गया। मेरे वालिद साहब रुकने जमात इस्लामी सीनियर थे, बानियों में से जमात इस्लामी के। तो मुझे था कि उन्होंने उस दिन कोई इज्तिमा है, जंग में उस वक्त हम लोग रहते थे, जिला जंग। इन्होंने असर के वक्त इज्तिमा पे चला जाना है और 4 से लेकर वो 6-7 बजे तक का शो था। मैंने कहा इन्होंने इशा के बाद आना है, मैं आराम से घर आ जाऊंगा फिल्म देखकर। मेरे वालिद साहब को खुटक गई, वो ना गए इज्तिमा पर। मैं जब आया वापस तो खैर ये था कि झूठ तरबियत ऐसी थी वालिदैन की कि कम ही ज़रा इससे इज्तनाब ही करते थे। उन्होंने पूछा कहाँ से? मैंने कहा फिल्म देख के। बड़ा वो गुस्से का इज़हार उन्होंने किया। मेरी एक फुफ्फो आई हुई थी, अल्लाह उनको दरीके रहमत करे। तो वो पास खड़ी थी, तो मुझे वो इस बात पे स्ट्रेस कर रहे थे कि तुम फिल्म कौन-सी देख के आए हो? यानी कि वो ये भी अंदाज़ा करना चाहते थे कि कोई फिल्म इसका मेयार क्या है, किस किस्म की फिल्म देख के आया है। मुझसे नाम पूछ रहे हैं। तो रैश थे उस वक़्त। मैंने कहा जी मैं फिल्म देख के आया हूँ सीधा रास्ता, एम अकरम साहब की पंजाबी फिल्म जी। सीधा रास्ता। तो मेरी फुफ्फो ने तंज़िया अंदाज में कहा, हाय हाय प्यो तकरीरां करदा है, प्यो तबलीगां करदा है, तकरीरां करदा है ते पुत्तर सीधे रस्ते ते जांदा है। अच्छा मेरे वालिद साहब हंस पड़े। खैर मुझे था बेसिक अंदर से, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक वो तरबियत और एक ये था कि आगे जो है ना एक दीन का काम जो है जिंदगी में सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा अगर इन फिल्मों से बुरे असरात भी लोग लेते हैं, मेरे ऊपर भी वो असरात थे। था मुझे बेसिक एक्टिंग का शौक ना एज ए आर्टिस्ट, तो क्यों ना मैं इस फील्ड में जाऊं और इससे तामीरी जो है सोच उस पे मैं वर्क करूं। तो खैर लेकिन एक जंग में रहते हुए और कहाँ फिल्म इंडस्ट्री लाहौर एक या इस तबके से, ये एक बड़ा मरहला था, बहुत बड़ा मराहल थे इसके। आगाज मेरा जो हुआ सर, मैं उसे भी इसका हिस्सा ही कहूंगा, पहली सीढ़ी बल्कि कहूंगा। एक प्रोग्राम चलता था दिलदार परवेज भट्टी साहब का रेडियो पाकिस्तान से, कॉमेडी थिएटर। तो वो मेरे बड़े भाई राना तारिक मसूद साहब प्रोड्यूसर भी हैं वो,
उन्होंने वहां से लेटर लिखा मुझे, वो दावत आम होती थी उस प्रोग्राम में, कहीं भी किसी भी जगह से लोग जो कोई सलाहियत रखते हैं वो शामिल हो सकते, तो ओपन उनके लिए। मैं खैर उस प्रोग्राम में आया और वो ऑडियंस में से बुलाते थे, किसी ने आना हो आके माइक पे तो आ सकते हैं। मैं भी उठ के चला गया। खैर वो जो मैंने आपको वाकया सुनाया उस वक्त मैंने यही वहां सुना दिया। एक चूंकि एक बरादरी की एक होती है दिलदार पेश भट्टी, चूंकि वो भी राजपूत भट्टी थे और हम भी राजपूत भट्टी हैं, तो वो मैं जब प्रोग्राम करके झंग आया, बड़े लोगों ने सुना, तो मुझे जो खास तौर पे खुशी हुई ना, मैं एक गौहर सदीकी साहब भी रुकने जमात इस्लामी थे और झंग के जमात के अमीर भी रहे, गवर्नमेंट गजाली कॉलेजेस और स्कूल, इसमें उन्होंने बड़ा खिदमत की कौम की, बड़ा नाम था जमात इस्लामी का। वो मुझे कहते हैं, बैठा था मैं उनके घर, कहते सईद मैं सवेरे अचानक रेडियो लगाया तो तुसी प्रोग्राम, बड़ा उन्होंने ना खुशी का इजहार किया और बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया और हौसला अफजाई की। मैंने कहा ये तो बड़ी पजीराई है। मैंने कहा देख लें जी, मैं आ गया। अच्छा, लेकिन एक साथ वाकया और है, वो मुझे शाकिर भाई नहीं बोलता। मेरे भाई ये राना साहब जर्मन में होते थे, तो ये जर्मनी से जब वापस आए तो रेंगलर का एक सूट जीन जैकेट लेकर के आए। उस वक्त बहुत कम, कहीं किसी को पहनने के लिए इतना नहीं था। मैं उसके ना वही ड्रेस पहन के, स्कूल की वर्दी मैंने उससे नहीं पहनी, शौक में मैं चला गया स्कूल, गवर्नमेंट गजाली स्कूल झांग में। मुझे जो मास्टर मोहम्मद अली हमारे टीचर थे, उन्होंने असेंबली में कहा सईद खड़े हो जाओ, मुझे खड़ा कर दिया। मैंने कहा मैंने ड्रेस नहीं पहना हुआ, वर्दी नहीं पहनी, तो भी मेरी शामत आ जाएगी। लेकिन उन्होंने आगे से क्या बात की, अभी ये इधर मेरा कोई ये रेडियो प्रोग्राम भी नहीं चला था, ना शौक मुझे था, ना मैंने कोई इधर राब्ता किया था। वो सबको मुखातब करके कहते हैं मास्टर मोहम्मद अली, अल्लाह उनको दरीक़ रहमत करे, कहते भाई सारे बच्चे सुन लें, ये जो सईद है याद रखना एक दिन आएगा ये फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा और बड़ा नाम कमाएगा। वो एक दुआ समझ ले मुझे लग गई। अब जो मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए लाजमन है वहां से लाहौर फिर आगे इंडस्ट्री तक जाना, तो तारक साहब ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माली सपोर्ट भी रखी और पूरी मेरी सरपरस्ती की। और मैंने थोड़ा सा शुरू में वाजे भी नहीं घर वालों पे किया कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ। मंसूरा जो मरकज जमात इस्लामी है, यहाँ के मेहमान खाने में आके मैंने कमरा ले लिया, चूंकि वालिद साहब का रेफरेंस था। जी जी। तो एक चौधरी असगर अली कौसर वड़ाइश साहब जर्नलिस्ट हैं, उस वक्त इमरोज हुआ करता था, पाकिस्तान टाइम और इमरोज सरकारी ये पर्चे हैं। तो वो शो 20 के इमरोज के इंचार्ज थे। अच्छा, उनको शहनशाह अल्फाज भी कहा जाता था, इसलिए कि वो शायर भी बड़े अच्छे थे। तो मेरी गुड लक के मैं उनके साथ अटैच हो गया, क्योंकि वो पीछे से सरगोदे से बिलोंग करते थे। हमारा पीछे जो है सरगोदा है, बताली जनूबी जिला सरगोदा से हमारे बड़ों का ताल्लुक, मैं पैदा भी वहां हुआ। वो मोहम्मद सरर भट्टी साहब बाहू फिल्म उनका काम कर रहे थे, मिर्जा जट फिल्म के वो गाने लिख रहे थे और हक मेहर का म्यूजिक बन रहा था, लिख रहे थे। तो मैं उनके साथ आना, तो बाहू फिल्म बूम पे था, मौला जट चांदवरियाम ये फिल्में सुपर हिट हुई थी। मेरी गुड लक के मेरा जो एंट्री पहली हुई वो बाहू फिल्म में अल्हम्दुलिल्लाह हुई। और सरर भट्टी साहब मेरे मोहसन हैं, उनको मैं अपने उस्तादों का दर्जा भी देता हूँ। उन्होंने बहुत शफकत फरमाई इस हवाले से भी कि ये राजपूत भट्टी, वो सरर भट्टी साहब वो भी राज, और कौसर राज साहब का रेफरेंस। तो एज एक आर्टिस्ट एक स्पोर्टिंग रोल भी मुझे उन्होंने अपनी हक मेहर फिल्म में मुझे कास्ट किया। लेकिन इस दुरानिया में मुझे जो और मेरा पीआर बनता गया ना, वो चूंकि कौसर वड़ाई साहब अपनी कवरेज के लिए, पेपर की कवरेज के लिए सारा वो सेट और जो बड़ी बड़ी शख्सियात, जो आर्टिस्ट, जो डायरेक्टर, जो
उनके इंटरव्यूज करना, मिलना, मैंने साथ साथ होना। फिर उन्होंने मेरे ऊपर इतना डिपेंड कर लेना कि वो कहते थे मुझे, आप स्टूडियो चला जाया करें और सारी कवर करके मुझे रिपोर्ट दे दिया करें। हफ्त रोजा उनका एक मैगजीन जो आता था, जो शोबिस का, तो मुझे काफी कराबतदारी मिल गई। और सीनियर्स लोगों के पास, जो एक लोगों का हमारा भी वो ख्वाब ख्याल भी नहीं था, तसव्वुर मसव्वुर भी नहीं था कि मसूद मसूद परवेज साहब जैसे लोग, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब जैसे लोग। तो मेरे इब्तदाई दौर में मुझे इन लोगों की सोहबत मिली और बहुत कुछ देखकर सीखने को मिला। अच्छा, आगे वहां से मैं एएम स्टूडियो बंद रोड पे हुआ करता था, इशफाक मलिक साहब का, जिन्होंने आखिरी चट्टान बनाई। तारिक साहब ने राब्ता किया हुआ था शम्स चौधरी साहब से, फोनिक राब्ता। उस वक्त ये थे ईरान में, मस्कत में गालबन थे, तो दोस्ती का राब्ता उनका फोन पे ही था, जैसे आजकल नेट पे दोस्ती। तो उस वक्त यही जरिया था। मुझे उन्होंने कहा कि आप एएम स्टूडियो चले जाएं, शम्स चौधरी राजपूत डायरेक्टर हैं। मैं खैर वहां पहुंचा तो मैं बाकायदा से एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, मुझे शम्स साहब ने कहा कि मैं आपके लिए ये ज्यादा बेहतर तजवीज करता हूँ, आपने लाइन एज ए एक्टर जो चुनी है उससे ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा आप डायरेक्शन में आए। मुझे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त उनकी शूटिंग मोहम्मद अली साहब कर रहे थे, नसीबों वाली, तो भाभी शबनम, ये लोग, तो मुझे उन्होंने, मैं शुरू में तो मैं क्लैप देता था और बहुत जल्दी अल्लाह ताला के फजल से जो मैंने मेहनत की, मैं क्लैप पर से सेकंड असिस्टेंट तक पहुंच गया और दूसरी तीसरी फिल्म में मैं एसोसिएट डायरेक्टर तक पहुंच गया। मुझे उन्होंने क्लिप बोर्ड दे दिया। खैर वो आगे से फिर माँ बाप की दुआ होती है, उस्तादों की दुआ होती है, जो रूहानियत में मुझे फैज मिला। मूसीकार नज़ीर अली, अल्लाह उनको दरीके रहमत करे, उन्होंने शम्स चौधरी साहब को बुलवाया एक स्क्रिप्ट के लिए, डायरेक्टर उन्हें लिया। गुलबर्ग में उनका घर उस वक्त हुआ करता था, वहां ठहरे थे। आकर वहां से एक सेवन शरीफ से बाबा लाल दास पर्दा कर गया, अल्लाह उनके दर्जात अफसल करे। उस साईं लाल दास, वो एक कलंदर पाक के वहां 12 काफियां हैं ना, उनमें उनकी काफी है चिरागी वाली काफी, जो चिराग जलाते हैं वो रोशन करते हैं तो मेला शुरू होता है, लेकिन उसको मीडिया की काफी कहा जाता है। वहां से मैडम नूरजहां ने दुआ ली। असद बुखारी साहब प्रोड्यूसर भी, बाबा जी ने उनको कहा आप जाएं प्रोड्यूस करें और आप एक्टर भी बनेंगे। उनकी दुआ से असद बुखारी साहब का अदारा बना और हाजी इकबाल हसन साहब ने भी वहीं से दुआ ली बेशतर। और मेरी गुड लक ये हुई कि मुझे इस सिलसिले का इतना नहीं था, जो पीरी मुरीदी या इस तरह का जो होता है निज़ाम, लेकिन मैं एक अदबन एक बुजुर्ग करके, चूंकि हम उन दिनों नजीर अली साहब के घर में ही स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे थे, वहीं शम्स साहब और मैं असिस्टेंट था, हम ठहरे हुए, तो मैंने उनकी खिदमत में पेश होना। अब मेरा भी वो नाम जानते थे और शम्स साहब का भी, चूंकि हम घर में एक फर्द की तरह से थे, करीब थे, और एक माह वो वहां रहे थे। वो ऐसे एक दफा अपनी जलाली कैफियत में थे, तो कहते हैं नजीर अली ये कौन है, मेरी तरफ इशारा उन्होंने किया, कहते ये सईद राना है। और ये कौन है, मेरे उस्ताद की तरफ, उन्होंने कहा शम्स। तो वो कहते हैं शम्स ये है, चमकेगा ये। फिर अल्लाह का शुक्र, मैं डायरेक्टर भी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूसर, इसलिए कहूंगा कि राइटर भी, दो शोबे मेरे पास आए। मैंने, तारिक साहब ने मुझे कहा हुआ था आप स्क्रिप्ट बना के रखें, मैं आऊंगा इंशाल्लाह, तो आप वर्किंग करते रहें, तो मैं प्रोडक्शन करूंगा, आके फिल्म बनाऊंगा और आप साथ होंगे जहां भी आप जिस अहल हुए। उनके ज़हन में ये नहीं था कि मुझे डायरेक्टर ले। मेरी उस वक्त रगबत थी, उस वक्त बड़ा जहाद अफगानिस्तान का आगाज था, तो मैं विजिट भी करके आया हुआ था। एक जर्नलिस्ट मास्को से भी एक वफद आया हुआ था और यहाँ से पाकिस्तान से, उनके साथ में करके, और मैंने वहाँ के हालात को ज़हन में लिया कि मैं इसको क्यों ना एक फिल्मी सब्जेक्ट की स्क्रिप्ट की शक्ल दूं। मैंने वो एक वन लाइन बना के रख ली और मैंने मुख्तलिफ लोगों से कहना, बल्कि शम्स चौधरी साहब को भी मैंने कहा ये स्क्रिप्ट जरा नजर डालें।
अच्छा, वो बात सुनते ही मुझे लोग कहते थे कि ये एक दीवाने का ख्वाब है, ये कैसे मुमकिन है जो आप कह रहे हैं बनाना, ये नहीं बन सकता, कि ये तो ड्यूरिंग वार जाके इसकी तो फिल्म में बगैर इसके जो आप बता रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, कौन जंग में जाएगा। उस साल एक स्क्रिप्ट पढ़ा रहा, तारिक साहब वापस आ गए, उन्होंने उस मुझे पूछा, मैंने उनको स्क्रिप्ट दिया कि ये वैसे ही पढ़ा है, तो उन्होंने उससे गर्द साफ की और उन्होंने कहा सईद अब आप ये फिल्म डायरेक्ट करोगे, तुम डायरेक्टर हो इसके, तुम बनाओगे, मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह मैं प्रोड्यूस करूंगा। फिर भी लाजमन है, मैंने राइटर जो चाहिए अच्छा या बुनियाद है फिल्म के जो साथ, ठीक है, मैंने वो वाकया लिखे थे। मैंने सैयद नूर साहब को इस फिल्म के लिए, असलम नईम साहब दिल के रहमत करे अल्लाह उनको, नहीं अभी नहीं जिन्होंने प्रोड्यूस की थी चक्कर भी, उन्होंने मुझे सैयद नूर, मेरा डायरेक्ट तल्लक नहीं था, साइन करवाया मुझे। जब नूर साहब को मैंने सारा हालात और सब, एक विजिट भी मैंने उन्हें करवाया, एक मलियार गुलबदीन से भी उनकी मुलाकात करवाई, जो हिजब इस्लामी के बड़े कमांडर अफगानिस्तान, वजीर खारजा भी बुरी हुकूमत में रहे। मुझे नूर साहब ने कहा राना साहब जो आप बता रहे हैं, आप इसको लॉर्ड मिकाले, जो पीटे आजम, जो हिस्टोरिकल और ज़ारों के दौर से इस हिस्ट्री को लेकर के अब तक और अब नए हुर्मज, जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो, ये सारा मेरे मुशाहदे में नहीं है। अगर मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, ये उनका बड़ापन है, अदरवाइज मैं आपको कहता हूँ कि सबसे बेहतर ये है कि आप इसको खुद लिखें। मेरी खैर हौसला अफजाई, मैंने कलम उठाया, फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहरीर भी की। उसके बाद फिर उसकी कास्टिंग की, जहाँ ज़ेब उस वक्त बड़ी मसरूफ आर्टिस्ट था, बड़ी फिल्में उसकी बाहर, और यहाँ पे भी सबसे बिजी वो था। इजहार कारी साहब अल्लाह दिल की रहमत करे, इस्माइल शाह, यही लोग, सुल्तान रही साहब के अलावा जो एक चारा था टेंड्योर इन लोगों का था, ये इनको कास्ट किया। सुषमा शाही एक रशियन करेक्टर लड़की का था उसमें, उसको तो आसिफ खान को एक कमांडर का रोल था, नगमा बेगम, इस तरह सारे। और तो रेहान साहब अल्लाह दिल की रहमत करे, वो एक रशियन जनरल के रोल। तो खैर हम लोग काफिला लेके चल पड़े। इनको मैंने होटल में कोयटा में ठहराया, तो मैं आगे, तारिक साहब पीछे थे, बाकी जो आर्टिस्ट थे जैसे जैसे आ रहे थे या डेट सी पहुंचना था, मैं कुछ कास्ट को लेकर पहले वहां पहुंच गया हुआ था। उनमें आसिफ खान साहब, नगमा बेगम, अफशा कुरैशी, उसमें वो एक वो गफूर भट्ट साहब, उनकी भी वो पहली फिल्म है। हाँ जी, वो प्रोड्यूसर भी हैं, आर्टिस्ट भी। तो खैर, और क्रू जो था, जो फाइट इंस्ट्रक्टर, जितने भी जो आर्ट डायरेक्टर को और पूरा सामान लेकर वहाँ मैंने छौनी का सेट भी लगवाया। वहाँ सरवर गौरी साहब अल्लाह दिल की रहमत करे पूरे ट्रक भर कर गए थे वहाँ सामान, अफगानिस्तान के अंदर। मैं अब इनका वेट कर रहा हूँ कि ये लोग 2 दिन का वो ड्यूरिंग सफर था सारा वहां पहुंचने तक, बाई रोड, जैसे जैसे वो बॉर्डरों से आगे जैसे हालात थे। खैर मुझे वो हुआ कि अभी ये लोग ना, वहां बर्फबारी हो गई थी, स्नोफॉल, मुझे मार्जिन मिल गया। मैंने कहा मैं खुद आ रहा हूँ उधर, मैं इनको लेकर आऊंगा। अभी शूटिंग को ब्रेक दी है, तो बाकी मुस्तफा कुरैशी, आसिफ खान, नगमा बेगम, रहीला आगा, एज ए इंडिपेंडेंट हीरोइन फिल्म रहीला आगा की फर्स्ट फिल्म थी, तो ये लोगों को मैंने वहाँ, हम लोग बैरक्स में ठहरे हुए थे, वहां ठहरा दिया था, और साथ और भी जो स्पोर्टिंग कास्ट थी। तो मैं सर जब यहाँ आया तो सुषमा शाही को मैंने कहा, तारिक साहब को कहा कि आप इसको लेकर निकलें, क्योंकि यहाँ एक मसला बन गया। इजहार काजी, इस्माइल शाह और अबद अली साहब अल्लाह उनको दिल की रहमत करे, तीनों ही दुनिया से जा चुके हैं। किसी ने उनको ना थोड़ा मिसगाइड करके ना कहा कि आप, रिस्क हो जाएगा आपका वहां जाना, जो मौजूदा हालात हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैंने सिक्योरिटी का वहां जहाँ शूटिंग करनी थी, लाजमन है मेरी एक जिम्मेदारी थी, पूरी हेल्प ली हुई थी सिक्योरिटी की ना, कि कुछ और लोग पहले जाके ठहरे भी हुए थे।
खैर वो बहाना वो उन्होंने किया, वो वापस आ गए। वहीं पर लाजमा ने मुझे अब पीछे लाहौर से जब ये सुपरस्टार जाके कहें कि हम तो छोड़ आए हैं, वहां खतरा है, पीछे से शाकिर भाई किसी और आर्टिस्ट ने तो आना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो तारिक साहब ने उस मौके की नज़ाकत को देखते हुए कि बड़ा अहम रोल था जो था अबद अली साहब का, उन्होंने नैयर इजाज को कास्ट कर लिया। मुझे कहा कि वो रियाज सिंगर हुआ करता था, वो मेरे ऑलरेडी था वो फिल्म में ना, दोस्तों के रोल, सपोर्टिंग रोल में था कि इसका भाई यहाँ पे नैयर इजाज है। ये तारिक साहब को कहता था, मुझे नहीं फिल्म में, उन्होंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट फिल्म थी बारूद। और अल्लाह ने मेरे ज़हन में ये डाला कि इजहार कारी साहब का अल्टरनेटिव, पीछे से तो कोई और हीरो नहीं आएगा, मैंने जहां से को डबल रोल में कर दिया, जरूरत इजाद की मार के तहत। और इस्माइल शाह की जगह एक मुकरम बुखारी आजकल वो अमेरिका में है, एज ए डायरेक्टर भी काम कर रहा है। बाद में संगीता ने भी उसको बेताब फिल्म में हीरो लिया, उसको वहां रखा। खैर सुषमा शाही को जब तारिक साहब लेकर के आए, चूंकि स्नोफॉल थी, तकरीबन कोई 20 घंटे की मुसाफत के बाद जो अगला रास्ता था, जहां से सिर्फ 2-3 घंटे की मुसाफत थी, 2 घंटे से भी कम की बल्कि थी, वहां पे कितना बड़ा तोदा, बड़ा बर्फ का और पहाड़ का गिरा रास्ता बंद हो गया। अब वो आगे नहीं जा सकती थी, सिर्फ वापस आ सकती, उसको वापस भेजना पड़ा। फिर स्पेल जो था सर, उसको 2 स्पेल बना दिया हम लोगों ने, एक स्पेल करके और फिर क्या कि सेकंड स्पेल, ये स्नोफॉल भी चुके हो गई हुई है और कुछ कास्ट की भी डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा वहां फिर ऐसे वाकयात हुए। अब इनमें देखें बड़ी जुर्रत की बात है, नगमा बेगम मुझे बताती है कि मैं राना साहब घर से सोच कर आई थी, मैं कोयटे तक अपनी बेटी को साथ, उनकी एक ही बेटी है बिट्टो, उसको कहते हैं, अल्लाह उसकी जिंदगी करे, मैं अपनी बेटी को जब कोयटे तक साथ लेकर आई और मैंने कहा कि मैं तुम्हें अलविदा कर रही हूँ, और यहाँ तक मैं इसलिए लाई हूँ कि हो सकता है मेरी आखिरी मुलाकात, मैं जेन में सोच कर आई थी कि मुझे शहादत भी मिल जाए। तो मैंने उसको वसीयतें भी की कि ये मेरे बात करना, मैं ये करके आई। खैर ऐसे भी बीच में मुझसे ज्यादा जज्बे वाले लोग थे। अच्छा वहां फिर ये भी होता था कि जब वहां हम लोग गए तो नगमा बेगम ने इतनी ट्रैवलिंग की, सीनियर इनमें वही थी, तो वो रात का ज्यादा सफर था। वहां जाके वो कहती हैं कि अब सारी कास्ट कुछ थी कि अभी वो और आर्टिस्ट पहुंचने काम शुरू, वहां वो कहती हैं कि मुझे, मेरी पहली फिल्म थी, मैं बहुत जूनियर था, मुझे कहती है पहाड़ चाहिए थे, तो इतनी दूर, इतना हमें क्यों थकाया, इतनी दूर क्यों लेकर के आए, तो ये तो पहाड़ वहां बालाकोट चले जाते करीब और भिम्बर चले जाते, इतनी ट्रैवलिंग, इतना कुछ। तो खैर सारे बाकी लोग भी ना, तो उसने नगमा कहती नहीं आप वापस वहां का जाके स्पेल बनाए, तो सिर्फ पहाड़ों के लिए यहाँ आए। खैर मैंने वो इशा की नमाज वहाँ मस्जिद में नमाज पे पढ़ी, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ देखा नहीं था कि यहाँ किस वजह से मैं आया। उस वक्त आके वो सीधे रेजिडेंस में वो लोग आ गए। मैंने फिर अल्लाह से इल्तिजा की, अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। मैंने नमाज की रकात में, हर रकात में सूरत को ना, इशा की रकात में अश्कवार होके अल्लाह के साथ, वहां अगर हाथी वालों के लिए अबाबीलों का मामला हो सकता है। सुबह जब ये आर्टिस्ट बाहर निकले हैं, तो मैंने क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट्स दी हुई थी कि मैं सुबह जब शूटिंग करूं, उधर से कानवाए आ रहे हैं, टैंक आ रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियां, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स ओरिजिनल सारा कुछ आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हम साइड पे जहाँ जहाँ उनका कब्जा था वहां हमने शूटिंग करनी थी, तो लाजमन है वो चीजें जंग से निकाल करके इधर लानी। जब नगमा बेगम और ये आर्टिस्ट उठे, नगमा बेगम ने देखा, वो यकीन करे ये नहीं हुआ कि मेरे पाँव को यहाँ तक आ गई कि इसके मैं पाँव को हाथ लगा लूं, कहती मुझे माफ करना सईद राना साहब, मुझे आज भी याद है कि एक फिल्म में कर रही थी अल आसफा, तो एक टैंक चाहिए था तो हमें नहीं मिल रहा था डायरेक्टर को, हमने आर्मी से भी रब्ता की, फिर लकड़ी का टैंक बनवाया, तो यहाँ तो रेल फेल है, सारा कुछ रीजनल।
तुम मैं माजरत खाऊं, मैं मुझे ये था कि जंग में तो जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि शूटिंग में सारा कुछ आपके पास। तो खैर उनकी शूटिंग हो भी गई, तो वो बाद में भी ना 7-8 दिन वो अ, खुद अपनी खुशी से रहकर आई। फिर अल्लाह मुशफ़क़ कुरैशी साहब की जिंदगी करे, उन्होंने बड़ा तावन किया, और बड़े उस वक्त बिजी थे, और इस फिल्म को उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल किया और मुझे बहुत प्रेफर किया। तो कुछ वाकयात भी वहां बड़े ऐसे हुए। अब एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो मार्क करती है ऊपर की तरफ त्यारे को। सही। मैंने कहा इसको जो गफूर बट कि ये आपने इस एंटी एयरक्राफ्ट गन को ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो वो अलग शॉट जहाज का लेना था, उसका ब्लास्ट होना, आपने इसको सीधा, और उसमें ओरिजिनल 100 गोली ऑटोमेटिक पे हो तो वो 100 की 100 गोली चलती है, तो तब वो रुकती है मशीन। मैंने कहा एक रिहर्सल कर लें, मेरे पास वो कमांडर भी थे, मुझे वो जरा जज्बाती आर्टिस्ट और उनको शौक, वो राणा साहब मैंने आर्मी की ट्रेनिंग भी ली हुई, छोड़े आप कैमरा रखे छोड़ लें। अब फ्रंट पे मैं, इजाज चौधरी फोत हो गया, 2 कैमरे डबल यूनिट में लेके गया हुआ था, तो फ्रंट पे मैं और वो कैमरा मैन लाजमन है खड़े हैं, और नोजल का पॉइंट ऑफ व्यू तो ऊपर है, हम लोग ये शॉट ले रहे हैं। तो अब जैसे ही उसने उसको दबाया वो ऑटोमेटिक पे हो गई, वो अनबैलेंस, उसकी एक टांग उठ के 3 टांगों पे होती, उसकी ये शुक्र है उसने उसको पकड़े रखा। अब वो ऊपर से उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना नीचे को हो गया, ओहो। और धड़ धड़ गोली, मैंने भी आंखें बंद कर ली, वो मेरे कैमरा मैंने तो कलमा पढ़ लिया। अब यकीन करे हमारे इधर से ऊपर से ऐसे छट्टे बज रहे हैं गोलियों के, और हम ठीक थे, अल्लाह का शुक्र है। तो जब वो रुकी है तो लोगों को यकीन नहीं था कि हम तो बचेंगे। तो खैर बड़े उसमें बड़े वाकयात हुए। तो फिर अपना नगमा बेगम ने बड़ी, आज भी जिक्र करें तो वो कहती मेरी जिंदगी में ये सफर मैं नहीं भूल सकती, बड़ी फिल्में की। यहाँ आई तो बाबरा बेगम हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, बाबरा बेगम ने उन्हें कहा कि मुझे आपने बड़ा मिस किया, ऐसी फिल्म मेरी जिंदगी में मेरी आरजू थी, मैंने इतने कैरेक्टर किए, लेकिन जैसे निशो बेगम ने ये अमन की, मेरे दिल की भी ख्वाहिश थी, तो मुझे वो कास्ट कराएं, मैं उस फिल्म में काम करना चाहती हूँ। तो वो उन्होंने बताया कि वो तो हो चुकी हुई है, एक्सपोज कास्टिंग भी हो चुकी है। तो खैर सुषमा शाही का फिर अल्टरनेटिव ना, फिर तारिक साहब ने एक मिसर से रानिया आर्टिस्ट थी, उसको वो करेक्टर करवाया। तो उसने ना कहा, मैंने यहाँ सारी इंडस्ट्री पे एवेन्यू वालों ने भी उसको ऑफर की फिल्म के लिए, अदरीस खान तरीके रहमत करे और डायरेक्ट, उसने कहा नहीं, मैंने ये एक और मयार की फिल्म है, तो मैं एक ही फिल्म ये करूंगी। फिर इसकी ओपनिंग भी आके सादक गंजी रहमतुल्लाह अलैह कौंसलर जनरल थे ईरान के, शहीद हो गए थे इंटरनेशनल होटल में यहाँ पर, बड़े खुश अखलाक जिंदा दिल आदमी थे, उन्होंने एवेन्यू में इसकी ओपनिंग की थी। और इसके जो तराने थे मुजफ्फर वारसी साहब के लिखे हुए थे और नईम सिद्दीकी साहब के लिखे हुए थे। सेंसर बोर्ड में जब ये फिल्म का जाना भी एक अल्लाह की मदद थी, तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं था कि ये एक्सपोज होकर के आ जाएगी, बन करके आ जाएगी। बनने के बाद लोगों को ये था कि ये सिनेमा तक पता नहीं जा सके कि ना जा सके। जैसे कि हमारे ऊपर एक अभी तक एक सुपर ताकतों का एक असर अंदाज है, हमारे मुल्क के ऊपर असर अंदाज है। तो मैंने तो एक नहीं, दोनों सुपर ताकतों को टारगेट बनाया था, रशिया को भी और अमेरिका को भी। तो अच्छा, वो वाइंड अप उन्होंने निकाल के उसका जो उन्होंने रीजन लिखा ना सेंसर बोर्ड ने, उन्होंने कहा कि समरकंद, बुखारा, खीवा, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हंगरी, पोलैंड, ये स्टेट्स जितनी स्टेट्स हैं अभी तक रशिया के अंडर में हैं, उसके तसल्लुत में है, उसकी हुकूमत है। आपने इस फिल्म में ये स्टेट्स तोड़ दी हैं और इनको आज़ाद करा दिया और रशिया को तोड़ दिया है, तो ये अननेचुरल है। रशिया नहीं टूटा हुआ था, वो खैर पोर्शन सारे एक अलहदा से, लेकिन
अल्लाह के फजल से वो 3 साल बाद जो मैंने उस फिल्म में उस वक्त वो दिखाया, 3 साल बाद सेम एज इट इज ऐसे रशिया के साथ हुआ। अच्छा, इसमें एक मदद मिल जाती है बुजुर्गों से, बड़ों से। अब एक फिल्मी दुनिया में मेरे जैसे एक बंदे का आना एक आम सतह से, तो मैंने एक स्लोगन पढ़ा जहां से मेरा हौसला बढ़ा। मंसूरा में मैं आया तो वहां लिखा हुआ था कि सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक स्लोगन था कि अल्लाह के दीन को लेकर बढ़ो, पूरी दुनिया पर छा जाओ। मैंने कहा ये तो दुनिया पर छाने का नुस्खा है, मैंने तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। तो मेरी चूंकि सोच भी ये थी कि इससे कोई लेसन और सबक आगे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बारूद का तोहफा एक प्रोफेसर हैं मंसूर खालिद, पंजाब के वो पंजाबी के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक रूममेट भी वो था और मेरे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी था, लेकिन था वो मरज़ई। तो मैं उसको बड़े अरसे से दावत दे रहा था कि इसको आप ना ये मरज़इयत को आप छोड़ दें, आप मुस्लिम रहें और मुसलमान रहें। और बड़ी मैंने उनको कोशिश की, कहता मैं वो नहीं, इधर ध्यान नहीं देते थे। तो एक दफ़ा वो मुझे कहते हैं, ये मेरे वालिद साहब को वो वाक़या बता रहे हैं, कहते कि वो बंदा मुझे कहते आप जो कहते थे वो ठीक है, मैं गलत था। खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, उनके बाद अगर कोई ये बात करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है, और आपकी वो बातें सही थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मरज़ियत छोड़ दी। तो मंसूर खालिद कहता है मैं परेशान हो गया कि यकदम इसके अंदर ये तब्दीली कैसे, मैं तो बड़े अरसे से इसको इस तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा। उसको मैंने पूछा क्या आप में ये कैसे यकदम तब्दीली, कहता मैं इस्लामाबाद में एक फिल्म का मैंने पोस्टर देखा बारूद का तोहफा, उस पे एक मिस्र की लड़की रानिया की तस्वीर थी। तो मैंने कहा ये तो एक न्यू फेस है और खूबसूरत लड़की है, फिल्म देखते हैं, इसको देखते हैं। आगे बात कुछ और थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर वो बात मेरे वालिद साहब को उन्होंने बताई। उससे पहले उन्होंने ही मेरे वालिद साहब के पास आकर हमारी शिकायत लगाई कि आपका बेटा फिल्मों में चला गया और वो अफगानिस्तान में फिल्म बनाने एक्टरों को ले गया, तो यानी मुखालफत की, तो ये किस लाइन में चला गया। बाद में वो टिकट कहते हैं मुझे आप सईद राना साहब से कहे कि हम लोगों ने फिल्म देखनी है, उधर हमारा इंतजाम करें। अब्बा जी कहते आप तो उसको आप फिल्म देखने के लिए कह रहे, अब तो फिल्म के नाम से भी जो थे आप अच्छा नहीं समझते थे। तो फिर उन्होंने ये वाकया सुनाया। अगर तुम्हारी मोहब्बत मुझे मास्को न लाती तो मैं मेजर के बजाय एक तकैनुसी और उचट मुल्ला होता। जदीद तालीम और अजीम इनकलाब की रोशनी से महरूम अफगानिस्तान की तारीकियों में भटकता रहता। तुम्हें अपना घर कभी याद नहीं आया? जदीद निजाम को अपनाने की जिद में मैं घर वालों के लिए और घर वाले मेरे लिए मर चुके हैं। मुजाहिद खान, क्या खबर लाए? दुश्मन एक बहुत बड़े हमले की तैयारियां कर रहा है। कमांडर अजीम खान ने मुजाहिदीन के दस्तों को फौरन कंदहार तलब किया है। गलत समझे हैं आप? खूब समझे हैं हम तुम्हारी नदाओं का मतलब। याद रखो, रोजादारों को सोने का निवाला भी दोगे तो वो रोजा नहीं तोड़ेंगे। इन पहाड़ी बाशिंदों के अंदर का आतिश फशा कैसे ठंडा होगा मैं जानता। डैडी कहते हैं ये हमारे अजीम दोस्त हैं और हमें कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह के निजाम देने आए हैं ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। तुम खुद ही सोचो लैला, 13 लाख बेगुनाहों का कत्ल, 50-60 लाख
बच्चे, औरतें और बूढ़ों को घर से बेघर हो जाना, क्या ये तरक्की और निजाम देने आए हैं? और अपने आंखों से कह दो, क्या हमारी इंटेलिजेंस तुम्हारी KGB से ज्यादा होशियार है? मेजर इवानोव, तुम्हारा भेजा हुआ तोहफा वापस लौटा रहा हूं। ये बात तुम्हारे लिए इबरत का बहस है। अब भी तुम मान लो कि खुदा से बड़ी कोई ताकत नहीं। इसकी बहन ने अफगानिस्तान के जहाज से मुतासिर होकर अपनी जान खुदा की राह में कुर्बान कर दी, और ये खुशनसीब शहादत हासिल करके अपनी बहन से मिलने के लिए बेताब है। राणा साहब, ये बताइए कि बारूद का तोहफा के बाद फिर आपने कौन सी फिल्म उसके बाद शुरू की या बनाई, और बारूद का तोहफा तिजारती एतबार से कैसी गई? वो एक थोड़ा मिसहैप हो गया था उस फिल्म के साथ कि उसके प्रिंट कराची इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री में ना लेट कर दिए गए ना, तो उसकी वो डेट मिस हो गई थी। कराची शाना साहब ने एवर रेडी ने रिलीज की थी। इतना बड़ा उसका रिसेप्शन हुआ था सिनेमा में कि वो एक रिकॉर्ड था, लेकिन टाइम पे फिल्म नहीं लगी, मिस डेट होके लगी। फिर भी अच्छी गई थी, लेकिन जो रियल्टो सिनेमा वाले ने कहा, फोन जब किया ना, गुलाम जलानी गाम साहब प्रोड्यूसर भी हैं, मेरे भाई हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में वो हमारे साथ थे। पैगाम प्रोडक्शन हमारा दारा था और गाम मिल करके डिस्ट्रीब्यूशन। वो रियल्टो सिनेमा वाला उनको कहता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। वो कहते, गाम साहब कहते हैं कि प्रिंट नहीं आया इसलिए। कहते नहीं, ये बात नहीं, मैं जब से मैंने सिनेमा बनाया पिंडी में रियल्टो सिनेमा, कि मेरे सिनेमा पे आज तक इतना बड़ा रिसेप्शन नहीं हुआ जितना बड़ा रिसेप्शन अब वापस जा रहा है, ये मुझसे देखा नहीं। खैर, आपने जो सवाल किया, मतलब तिजारती एतबार से बेहतर रही फिल्म। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत बड़ी अल्लाह ने दी। मुझे डायरेक्टर कंफर्म कराया, यानी मेरे कई ऐसे दोस्त साहब हैं, कई फिल्में बना के भी रिकग्नाइज्ड डायरेक्टर नहीं हुए, लेकिन उस फिल्म का टॉपिक इतना बड़ा था कि मैं रिकग्नाइज्ड डायरेक्टरों में अल्हम्दुलिल्लाह पहली फिल्म से ही मैं उस लिस्ट में आ गया। तो उसके बाद फिर एज ए प्रोड्यूसर आपने फिल्म शुरू की, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, या किसी और प्रोड्यूसर की आपने फिल्म की? फिर गुलाम जलानी गाम और तारिक साहब ने मिलकर इश्क रहना सदा बनाई। ये प्रोड्यूसर थे गाम फिल्म का अदारे से। वो मैंने इश्क रहना सदा, उसमें नज़ाकत अली, दर्द रुकता नहीं एक पल, फर्स्ट टाइम उसको ये चांस दिया, ये बड़ा हिट हुआ था उसका सॉन्ग। असद था, तुकीर नासिर था उसमें, साहिबा थी, हिना शेनिस्तर, जहाँ ज़ेब भी। तो अच्छा रिसेप्शन उस फिल्म में लिया था। लेकिन मेरे मतलब थोड़ा सा ये था इंडस्ट्री में, चूँकि वो एक बारूद का तोहफा एक हट के फिल्म थी, इस्लामिक एंगल से फिल्म थी, आर्ट हिस्टोरिकल इस्लामिक मूवी थी, तो मुझे कमर्शियलिज्म में लोगों का ख्याल नहीं था कि ये कमर्शियल डायरेक्टर भी साबित होगा। तो ये अल्लाह हाजी साहब की ज़िंदगी करे, हाजी अब्दुल शेरा फिल्म्स वाले, उन्होंने मुझे हीरो फिल्म के लिए डायरेक्टर सेलेक्ट किया। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं वो, प्रोड्यूसर भी हैं, और बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई, मुंडा बिगड़ा जाए, बेटा, और ये। अच्छा, वो हीरो में मुझे फिर ये एजाज़ मिला, क्रेडिट मिला, साहिबा और रैम्बो की फर्स्ट टाइम जोड़ी। साहिबा ऑलरेडी मेरी इश्क रहना सदा में भी काम कर रही थी, लेकिन रैम्बो को फर्स्ट टाइम हीरो में सिलेक्ट किया और ये पेयर बनाया, और यहाँ से ये पेयर सुपर हिट हुआ, फिल्म सुपर हिट होने की वजह से। और इसका एक इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा हुआ। उस वक्त जो था ना, इंडस्ट्री भी थोड़ी सी डाउनफॉल में थी, राय साहब का भी ट्रेंड कुछ ऑफ हुआ था, और शान और रीमा वाला ट्रेंड चला था बुलंदी के बाद, वो भी फिल्में मतवातर फ्लॉप हो रही थी। तो इसके बीच में कोई ट्रेंड और सेटल नहीं हो रहा था। तो हीरो से फिर एक ट्रेंड चेंज हुआ। मुझे आज भी निशो कहती है कि आप ट्रेंड सेटल डायरेक्टर हैं। वहाँ से फिर ये फिल्में 25-30 फिल्में जो रैम्बो और साहिबा और इनमें शुरू हुई, फिर साथ आपको पता है ये टेन्योर चला, मुंडा बिगड़ा जाए, हाथी मेरा साथी, बेटा, इस तरह सब डायरेक्टर्स ने। और हीरो तिजारती एतबार से कैसी रही फिल्म? बड़ा अच्छा उसने बिजनेस किया, यानी पूरे पाकिस्तान में वो ऑल पाकिस्तान बहुत ही जबरदस्त
उसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। आपकी फिल्म हीरो के बारे में ये कहा जाता है कि इंडियन फिल्म यानी भारतीय फिल्म वो 7 दिन की ये कॉपी थी। तो इस हवाले से कुछ ये बताएं, और थोड़ा सा ये भी बताएं कि रैम्बो और साहिबा यानी बाद में जो है वो दोनों ने शादी कर ली, तो उनका इश्क भी इसी फिल्म से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कॉपी फिल्म थी जी। या नहीं थी? हाँ, आपने दोनों सवाल बड़े अच्छे किए। पहले सवाल का मैं जवाब आपको देता हूँ। ये जो बात है ना, वो 7 दिन, ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। मैंने इंस्पायरेशन उस फिल्म से ली। अच्छा, हाजी साहब ने, बशीर न्याज साहब अल्लाह तरीके रहमत करे, उनसे स्क्रिप्ट भी लिखवा लिया वो फिल्म दिखाकर। मेरे पास जब फिल्म आई तो साथ ही मेरे साथ स्क्रिप्ट भी आया। अच्छा, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा और फिर मैंने अपने दोस्तों से मशावरत की, गुलाम जिलानी गांव में माशाल्लाह राइटर भी है, सॉन्ग राइटर भी, उसको भी पढ़ने के लिए दिया। आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, इस बात की तस्दीक करेगा। मुझे उन्होंने कहा ये फिल्म ना बनाए, ये फिल्म डेड फ्लॉप होगी जो स्क्रिप्ट आपने। खैर फिर उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला चिल्ली का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह उनको दरीके रहमत करे, उसको रीराइट किया दोबारा से उस स्क्रिप्ट को, जो मुझे अल्लाह ताला ने अता किया, और दोस्तों की मुशावरत से बिल्कुल मैंने स्क्रिप्ट को रीराइट किया। अच्छा, मुझे एक फिल्म साइन हुई आपके सवाल से, चूंकि वो रिलेटेड बात है। रहील बारी, एवर बारी स्टूडियो के जो ऑनर हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्टर लिया अपनी एक फिल्म के लिए। जवेद हसन राइटर फौत हो गया, आर्टिस्ट भी था स्टेज का। जवेद हसन ने उनसे कहा रहील बारी को कि सईद राना की जो फिल्म हिट है जिसकी वजह से तुमने लिया है, वो 7 दिन की कॉपी है। ये मुझसे अलावा उससे बात। रहील बारी ने वो फिल्म घर वीडियो मंगा के देखा और मुझे रहील बारी आके क्या एप्रिसिएशन दे रहा है। कहता राना साहब, मुझे पता चला था कि वो 7 दिन की कॉपी है हीरो। मैंने हीरो देखने के बाद वो 7 दिन देखी, तो मैं आपको, मुझे ये कहा गया, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो 7 दिन अपनी जगह पे, लेकिन ये उसकी कॉपी नहीं, ये बहुत बड़ी फिल्म है हीरो। और वो वहाँ इतनी नहीं चली थी, आप वाली फिल्म ज्यादा चली थी। अच्छा, इसके अंदर 1-2 वाक़यात हैं, वो आपकी इजाजत से मैं आपको, उसमें वो भी हवाला आ जाएगा जो रैम्बो साहिबा का कि अटैचमेंट, चूंकि उसकी बुनियादी वजह से चलते हैं सर। साहिबा को जब मैंने कास्ट किया, एडवांस रखा, उसके घर में बैठे थे निशो बेगम भी। साहिबा ने पूछा कि राना साहब की हीरोइन को होता है कि मेरे साथ हीरो कौन है? मैंने कहा अफजल खान। कि कौन अफजल खान? क्योंकि रैम्बो के नाम से गेस्ट हाउस में मशहूर था। मैंने कहा वो रैम्बो, कहती वो गेस्ट हाउस वाला। तो खैर हाँ, मैंने कहा वही। तो उसने कहा कि मैंने ना जी, वो तो वाइपर वहाँ उसमें चलाता है और इस तरह थोड़े से लफ्ज़ हार्ड है, मैं उस लैंग्वेज में नहीं कह रहा, तो मैं उसके साथ नहीं हीरोइन आऊंगी। करेक्टर जो गेस्ट हाउस में था उसके लेवल को अपने साथ कंपैरिजन करते हुए ना, यानी उसमें वो नौकर टाइप का, सुपर टाइप का उसका किरदार था। तो साहिबा ने ये कहा कि नहीं, इसके साथ मैं कैसे हीरोइन आऊं, मैं और इसके साथ हीरोइन। मैंने थोड़ा सा ना जलाली अंदाज में कहा, मैंने कहा साहिबा याद रखना, आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम इसके साथ हीरो आओ, कल को तुम इसका मुकद्दर बन जाओ और ये तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। करना तो अल्लाह ने जोड़े पहले से आसमानों पर लिखे होते हैं। तो बात जज्बातियत में निकल गई और अल्लाह ने वो पेड़ भी बनाया, फिर शादी के बाद कामयाब शादी वाला पेड़ बनाया। बिल्कुल इस टेंड्योर में, यानी अगर और भी शादियां हुई हैं, कुछ पसे पर्दा है, आप लोगों के इल्म में है, हमारी इंडस्ट्री वालों, आप लोगों में नहीं है, लेकिन ये इस टेंड्योर में, मेरे टेंड्योर में एक ही पेड़ की शादी और जो कामयाब अभी तक है, और हमेशा अल्लाह कामयाब रखे आगे। तो इनका इश्क आपकी ही इस फिल्म से शुरू हुआ था? अच्छा, ये भी बड़ी मजे की बात है। ये मुझे बाद में भी कुछ पता चला कि जॉन रैम्बो फिल्म में आने से पहले से अपने अंदर साहिबा के लिए लाइकिंग रखता था। अच्छा। हाँ जी, तो उसने तस्वीरें भी लगाई होती थी, ये किसी ने पिछले दिनों मुझे बताया, अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम में तस्वीरें वगैरह भी लगाई होती थी।
थी, उसका एक ज़हन में पहले से एक आइडिया। किस्मत उसकी वो उसकी हीरोइन बन गई। अब ये हुआ कि निशो बेगम इंटरेस्टेड थी ये हीरो के इन बिटवीन और प्रिंस फिल्म के इन बिटवीन की, ये वो इंटरेस्टेड थी कि हैदर सुल्तान के साथ सैबा की शादी हो जाए, सुल्तान रईस साहब का बेटा हैदर सुल्तान। अच्छा, वन साइडेड इश्क हुआ रैम्बो को, कुछ पहले से था और कुछ फिल्म में वन साइडेड ये हुआ, तो उसमें सैबा इंटरेस्टेड नहीं थी। अच्छा, साहिबा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था? बिल्कुल नहीं था और जरा भी नहीं इंटरेस्ट था। अच्छा, अब लाजमन है मैंने बकायदा रैम्बो को समझाया कि आपका आगे फ्यूचर है, पीछे कितनी स्ट्रगल है, आप ये ज़हन से इसको निकाल दें। कुछ मैंने एक उस्ताद होने के नाते से उसको एक दो छड़ियाँ भी मार के बड़ा सख्ती से, चूँकि वो उस हालत में पहुँच गया था कि वो रोने भी लग जाता था। अच्छा, यानी वो जो होता है ना प्यार में बंदा फिर मौत को भी गले से लगाने से बाज नहीं आता, हर चीज़ बर्बाद होती है हो जाए। हाँ, तो आपने सोचा कि खुदा ना खास्ता कोई खुदकुशी ना कर ले या अपना कैरियर ना खत्म कर ले, ये इसका मुझे बिल्कुल उसकी कैफियत से मैंने उसको बकायदा प्रिंस के सेट पे मारा और निशो ने अनाउंस कर दिया उससे जान छुड़वाने के लिए कि मैं हैदर सुल्तान, और साहिबा ने भी कह दिया मैं हैदर सुल्तान के साथ। यानी निशो बेगम ने फील किया, महसूस किया कि ये रैम्बो जो है वो कुछ इस तरह यानी मोहब्बत करता है या इश्क करता है साहिबा से। और उन्होंने भी बकायदा कह दिया हैदर सुल्तान मेरे सेट पे भी आता था, फिल्म में नहीं था लेकिन वो सेट पे भी आता था। और ये बात उन्होंने थोड़ा सा उसको डिस्कस भी हो रही थी कि हैदर सुल्तान और इसकी शादी भी हो जाए। जान मोहम्मद जुम्मन साहब की एक फिल्म में हैदर सुल्तान और साहिबा आई भी हैं। अच्छा, आपकी इस बात से मैं मुझे एक बात याद आई कि अभी निशो बेगम के लिए हमने एक शो किया था, तो वहाँ मजाक में उन्होंने कुछ बातें कर रही थी, तो वो मजाक में उन्होंने निशो बेगम ने कहा कि ये हैदर सुल्तान मेरा बेटा बनते बनते रह गया। तो वो ये बात थी। अब जो मुझे समझ में आई। आप कह रहे। अच्छा, फिर ना वो सर हम लोगों ने, मैंने अपनी टीम को, जब मैंने देखा ना कि रैम्बो ये बहुत सीरियस है, यहाँ से इसको मैं भी नहीं हटा सकता, साहिबा को ना मैंने अपनी टीम को भी समझा और मैं खुद भी उसके सामने हमने ना रैम्बो की तारीफें करनी शुरू कर। अच्छा, यानी एक माहौल क्रिएट हुआ, उसकी थोड़ी रगबत। हाँ जी, मतलब शूटिंग से जो टाइम फारग होना, शबाब में कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू ये इकट्ठे ही मेरी फिल्मों में, गुंडा राज में, बागी उसमें, गुरु चेला में, प्रिंस में इकट्ठे ही थे। मैंने बैठना, मैंने कहना बड़े हीरो मैंने सारे देखे हैं, लेकिन रैम्बो में ये खूबी भी थी उसमें, रैम्बो जो है वो यानी लूज करैक्टर का नहीं है। तो किरदार जो है, आप ज़ात को या पेशे को ना देखें या पीछे उसकी बैकग्राउंड को ना देखें। तो उसके वाले साहब एक ट्रक ड्राइवर थे ना, इसकी रैम्बो के ये कोच के ड्राइवर थे। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो बड़ा ये तो फख्र होता है कि बंदा वहां से इतनी तरक्की करे। खैर इसकी ना मैंने अपने स्टाफ को भी कहा कि जहाँ जिसने बैठना, रैम्बो की अच्छाइयाँ और ये और वो, और ये था और भी लड़कियां रैम्बो में इंटरेस्ट लेती थी, होता है जो हीरो होता है जी। लेकिन रैम्बो किसी को नहीं, किसी में दिलचस्पी नहीं लेता था। वो बातें हमने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी शुरू करनी साहिबा के साथ। तो फिर साहिबा इन्वॉल्व हो गई। अब आसान था कि जब कुड़ी मुंडा राजी थे की करेगा काजी। अब निशो बेगम रिएक्शन में पूरा एक बिल्टअप लेकर आ गई सामने कि मैं ये होने नहीं दूंगी। वो चाहती नहीं थी ये होने नहीं दूंगी। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में मुझे इन्होंने कहा कि आप हमारे लिए कुछ करें। मैंने कहा ठीक है, और उस वक्त ये बात सारी इंडस्ट्री में भी ओपन हो गई कि इनका अफेयर जो है वो तकवीयत पकड़ गया। फिर मैं निशो के पास, मेरे साथ बाबर लोधी था, गुरु चेले का प्रोड्यूसर, मैं रिश्ता मांगने गया। अच्छा। खैर ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि बात ये फैक्ट पे है, निशो के वो अल्फाज थे। मैंने जब
इस एंगल से बात शुरू की तो वो कहती तुम शादी कर लो, मैं रिश्ता देती हूँ मुझे। मैं अगर मुस्कुरा दिया उसमें। तो मैंने कहा ये आप ना, ये बेहतर है, क्योंकि वो भी बच्ची भी उसमें इन्वॉल्व है, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। उस वक्त कुछ निशो बेगम पोलाइट हुई जब मैंने, उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हैं, तकाजा होता है माँ बाप का एक बच्ची के फ्यूचर के लिए, तो ये कुछ ये कर ले, कुछ घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस, ये 3 चीज़ें। मैंने कहा घर भी इंशाल्लाह हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगी, बैंक बैलेंस वाली शर्त आप ना रखें, ये काम और ज़्यादा हो जाएगा। इसमें फिर सब ने मिलकर, इंडस्ट्री वाले लोगों ने, इसमें शान रीमा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रीमा का भाई बना हुआ था रैम्बो। यहाँ महफिल सिनेमा में एक शाम की गई, जो एक वैरायटी शो होता है, सारे आर्टिस्टों ने मिलके किया, उससे जो पैसे आए रैम्बो ने नई गाड़ी ले ली। आगे मैंने अपने प्रोड्यूसर से जो इंस्टॉलमेंट्स, यानी इसलिए वो गाड़ी ली गई ताकि जो निशो बेगम उस गाड़ी में सहबा को बिठा के और शरायत भी पूरी हो जाए। तो फिर इस तरह मैंने जो मुझसे हो सका अपने प्रोड्यूसर, ज्यादा से ज्यादा मैंने फिल्में, यानी आप ये देखें अल्लाह के फजल से, सुल्तान राय साहब 2.25 लाख और 2.5 लाख पे थे ना, सबसे महंगे फीमेल में वो थे, और रैम्बो 3 लाख तक उस मेल आर्टिस्ट में सबसे महंगे आर्टिस्ट जो है वो राय साहब थे या बेग साहब थे। उर्दू के हवाले से बेग साहब तो खैर 3, 3.5 लाख, 4 लाख तक भी थे, लेकिन राय साहब 2.5 लाख तक थे। और रैम्बो को मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 और 3 और 3.5 लाख तक ले गया। वाह। तो वो मैंने अपने, और सिर्फ आपके जहन में यही सोच थी कि भाई किसी तरह से निशो बेगम की डिमांड्स भी पूरी हो जाएं और इन दोनों की शादी भी हो जाए, कि सिर्फ इसका घर बने ना, बस भी जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी होती है, बच्चे हैं मेरे, अल्लाह उनको और कामयाबियां दे। तो ये साथ जिंदगी उनकी शादी में भी फिर आपने शिरकत की होगी। हाँ, ये भी बात मुझे याद आपने दिला दी। पीसी होटल में उसके बेसमेंट में हॉल में मैं दोनों तरफ से इनवाइटेड था। जी हाँ। मैं जब इंटर हुआ, एक ही प्रोग्राम उस वक्त चलता था, उस वक्त यानी एसटीएन के अलावा और कोई चैनल नहीं थे, पीटीवी था या एसटीएन होता था। तो एसटीएन पे एक प्रोग्राम चलता था, ये है फिल्मी दुनिया। नादिया एक लड़की होती थी, वो उसकी होस्ट होती थी, नादिया खान इस्लामाबाद से। वो स्पेशली इस्लामाबाद से शादी की कवरेज के लिए आई हुई थी ना। तो आशिक चौधरी हमारे जंग के जो शोबिस के एडिटर, हम लोग बैठे हुए, तो वो उसने, आशिक चौधरी ने कहा नादिया तुम सईद राना को पूछ रही थी, तो ये सईद राना साहब मेरे पास बैठे। वो सारा कुछ छोड़ के कैमरा कुमरा लेके उसने, जनाब मैं तो ऐसे शादी में गया हुआ था, मेरे तो ज़हन में नहीं था कोई इंटरव्यू या ये। वो नादिया खान कहती कि मुझे हेड ऑफिस से स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि शादी की तो जो कवरेज करनी, उनमें सिर्फ इंटरव्यू हमें जो मेन एक बंदे का चाहिए वो सईद राना का चाहिए। और वहाँ से भी हमारा मैडम अल्लाह तरीके रहमत करे, सारी इंडस्ट्री थी, सारे स्टार भी थे, सीनियर सब लोग थे। वो एक नहीं 2 प्रोग्राम इनके चले थे, इतनी यानी कवरेज उसकी ज़्यादा थी शादी की एक्टिविटीज़ की, लेकिन इंटरव्यू मेरा ही एक था। उसने मुझे अब्रप्टली क्वेश्चन किया कि सईद राना साहब, ये अब आप शादी पे आए हुए हैं, आपने ये जोड़ी बनाई, अब इस वक्त शादी हो रही है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा पहली तो बात ये है कि ये जोड़ी मैंने नहीं बनाई, ये अल्लाह ने बनाई है, और उसका ये सबूत है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तो ये आज इनकी शादी भी हो रही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा, चूँकि ऑडियंस चाहती होती है कि एक उसके रेफरेंस में कोई बात हो तो उनके लिए वो, मैंने कहा ये रीमा बेगम यहाँ मौजूद हैं, हाजी शेरा ने रीमा बेगम को ऑलरेडी हीरो शुरू होने से पहले एक फिल्म के लिए बाउंड किया हुआ था और डाउन पेमेंट दी हुई थी। उन्होंने रीमा को रखा हुआ था इसके पेयर के लिए रैम्बो के साथ। तो रीमा बेगम ने इनकार किया था कि मैंने रैम्बो के साथ फिल्म नहीं करनी। तो मैंने कहा इसके नसीब में साहिबा थी, आलम बूम पीरियड था, रीमा सेलेबल थी, रीमा की ऑडियंस थी, साहिबा तो अभी उस स्टेज पे नहीं थी। तो वो एक अल्लाह की तरफ से एक हिकमत थी, या वो रैम्बो साहब की वो एक दिली तमन्ना जो पहले से थी, मुझसे भी मिलने से पहले थी,
तो वो अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया। और राना साहब, आपने इतना बड़ा काम कराया है, यानी कि दोनों जो एक दूसरे को मोहब्बत करते थे वो उन्होंने शादी की, आपने शादी करवाई और आप रिश्ता भी लेके गए उनका। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में देखा ही जाता है कि बहुत सारे लोग एहसान फरामोश भी हैं, और ये आप ही लोगों से पता चलता है कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो क्या फिर उसके बाद जब आपने इनकी शादी करा दी, क्या आज तक वो रिगार्ड करते हैं, कभी फ़ोन करते हैं, कभी कहीं मिलते हैं तो आपका कहीं जिक्र भी करते हैं कि ये किसकी वजह से ये सारे काम हुए, या नहीं करते? खैर, बढ़िया आप बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, बड़ा जो होता है, जो सीनियर होता है, बच्चे तो बाद में आते हैं। पहली तो मैं बात ये करूँगा कि निशू बेगम, कहीं एक दो जगह पे हमारा इकट्ठे इंटरव्यू भी था, नासिर मेरा और निशू बेगम का, या और किसी तकरीब में कभी हमारा आमना सामना हो जाए तो वो बाकायदा मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती हैं निशू बेगम। निशू बेगम, हाँ जी, बाकायदा रिस्पेक्ट देती हैं मेरे। बाद में भी अगर कोई कहीं तस्करा भी हो। अच्छा, और हमारी तरबियत में जो घर से अल्हम्दुलिल्लाह हमें आई, नेकी कर दरिया में डाल, बुजुर्गों की भी ये बात है। और एक बंदे के अपने अंदर होता है कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, एक होता है ना अंदर कि मैंने ये किया, उसका रिवॉर्ड क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला। ये रिवॉर्ड मिला शेरा फिल्म्स, मुझसे पहले उन्होंने रैम्बो के नाम से फिल्म बनाई, अजब गुल, रीमा, मुमताज़ अली खान साहब डायरेक्टर थे। वो इतनी बुरी डेड फ्लॉप हुई थी और हाजी साहब उसमें उन्होंने अहद कर लिया था कि मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, आगे प्रोडक्शन नहीं बनाऊंगा। उन्होंने अपना एडिटिंग टेबल तक बेच दिया। हीरो से शेरा फिल्म जिंदा हुआ, मुंडा बिगड़ा जाए, हाथी मेरा साथी, बड़ी बड़ी फिल्में। और शमीम आरा बेगम जो कि उर्दू फिल्मों की डायरेक्टर थी और वो नहीं काम कर रहे थे, मतलब जो ट्रेंड चाह रहा था, ये लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका एक अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो हमारे यूनिट, जो जितने मुंसलिक लोग होते हैं, उनको फ़ायदा मिला। शेरा फिल्म से और फिल्में बनी और लोगों को फ़ायदे हुए। रैम्बो साहिबा आगे बढ़े, फिर इंडस्ट्री को बड़े फ़ायदे हुए। एक दोबारा एक अरूज मिला, नया पेयर भी मिल गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये मेरा रिवॉर्ड है और मैं उस पे मुतमिन हूँ। फिर उससे बड़ी जो मुझे खुशी होती है, जो अल्लाह ताला ने उनको बेटे दो दिए, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, खैर वाले हों, वो माशाल्लाह मेरे ही आगे, मैं उनका दादा हूँ दूसरे लफ्ज़ों में ले, तो उनको देख के या वो कोई प्रोग्राम में आते हैं तो मैं खुश होता हूँ, मेरा दिल बड़ा हो जाता है। ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मुझे रिवॉर्ड है। बारूद का तोहफा, इश्क रहना सदा, हीरो, इसके अलावा और कौन कौन सी आपकी काबिल जिक्र फिल्में हैं? हीरो के साथ प्रिंस भी बनी, साला बिगड़ा जाए, गुंडा राज, बागी शहजादे, बंदिश, मेहर बादशाह। खैर, लेकिन एक दो मैं बीच में से चीदा वाक़यात इस दौरान के आपसे शेयर करता हूँ। जो एक ट्रेंड था ना, एक कल्चर इंडस्ट्री में ऐसा भी रहा है कि जिसमें जो लोग मुआशरे में, यानी जिनको बदमाश समझा जाता था, या इस लेवल के लोग, जो धौंस वाले लोग या ताकत वाले, ज़ाहरी ताकत वाले लोग, वो लोग भी फिल्म में बना रहे थे ना। तो मैंने उस दौरान सुल्तान राय साहब की बड़ी फिर मसरूफियत होगी, क्योंकि गुरु चेला में ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया कि राय साहब के नीचे रैम्बो को लाया, ये भी मेरे सीनियर हैं। तो ये एक कारोबारी, एक उसका भी बड़ा अच्छा एक हमें रिस्पांस मिला। फिर राय साहब भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फिल्में कर रहे थे आगे। और गुंडा राज के दौरान राय साहब की और फिल्में भी चल रही थी, है ना। बागी शहजादे के दौरान का वाक़या, बागी शहजादे में भी बड़ी मल्टीकास्ट की फिल्म थी। मोहसिन हसन खान बड़े अच्छे मेरे प्यारे दोस्त हैं, साइमा बेगम, सुल्तान राय साहब,
आरिफ लोहार, हैदर सुल्तान, बागी शहजादी उर्दू बागी शहजादी कराची में उर्दू थी, यहाँ पंजाबी थी। ओके, डबल वर्जन। हाँ, नाथा साहब ने वहाँ रिलीज की थी, यहाँ मियां खालिद फरोज में। तो ये अरशद अली प्रोड्यूसर था, फौत हो गया इसका, अल्लाह उसको दिल की रहमत करे। इसके मैं सेट पे था, उस वक्त एक ट्रेंड था कि मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे वो कुलीग हैं, लेकिन वो फिल्में बना रहे थे, लोगों के ऊपर उनकी दहशत थी। उनका स्टाइल ये बन गया हुआ था, वो डेटे नहीं लेते थे आर्टिस्टों से। उन्होंने अपनी जब शूटिंग अरेंज कर लेनी, जिस किसी का भी सेट है, वो सिर्फ इंटर होते थे, वहाँ शूटिंग बंद हो जाती थी। और जिस आर्टिस्ट को वो इशारा करते थे या कहा होता था, वो उस शूटिंग छोड़ के डायरेक्टर से भी पूछे बगैर वो चल पड़ता था। यानी उनका खौफ ऐसा था। कोई अदाकार थे, आर्टिस्ट थे, वो प्रोड्यूसर थे। तो जगह टाइप लोग थे, समझ नहीं पाए जो ट्रेंड चला था इस टाइप की फिल्में का, और वो बनाने लोग आए। वहां ये होता था कि लाजमन है जो लोग ऐसे चल पड़ते थे, वो अपनी जिंदगी का खतरा महसूस करते होंगे, तो शूटिंग भी बंद हो जाती थी, आर्टिस्ट भी छोड़ के शूटिंग उस जिस फिल्म के लिए वो उनकी शूटिंग पे चले जाते। ये स्टाइल उन्होंने अपनाया हुआ था। ये बिजनेस असूल के भी खिलाफ और इंसानियत के भी खिलाफ, और इंडस्ट्री की तबाही का भी ये बाइस बना। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है, मुझे इस बात पे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। वो भी राजपूत थे टीपू सुल्तान। शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल्ड था, घर से ऐसी तरबियत थी। और एक अब ये ग्रो आया बारिश स्टूडियो के गांव में। मेरी पूरी कास्ट, उमर सी भी थे, अल्लाह दिल की रहमत करे, उस फिल्म में शकीला कुरैशी उनके साथ पेयर। सारी कास्ट जब वाइंड अप पे इकट्ठी की होती है, तो वो वाइंड अप की डेट्स के लिए 3-4 माह पहले से हम लोग यानी स्ट्रगल की होती है कि टैली करके लाना है सर। नरगिस भी थी सेट पे, मायूं कुरैशी, बाकी भी बड़ी कास्ट थी, वाइंड अप था। तो इधर से ये लोग चलते हुए 6 नंबर फ्लोर के साथ में, गांव शुरू होते ही खाली प्लॉट में मैंने सेट लगाया। जी जी। ये लोग गन्ने गुन्ने लेकर, पूरा एंट्री इनकी हुई, पैदल ही आए ना, गाड़ियां पीछे खड़ी। अच्छा, वेपन समेत आए? हाँ, ये ओपन असले लेके फिरते थे ना, और बकायदा एक तो होता है बॉडीगार्ड भी साथ, और खुद भी हीरो बने होते थे, सुल्तान ही बने होते। जैसे ये इंटर हुए, मैंने देखा कि राय साहब ऊपर थे, सीढ़ियों से ऊपर ना, जहाँ उनका शॉट था वहां खड़े थे। तो अभी शॉट चल नहीं रहा था, यानी तैयारी हो रही थी, मैं कैमरे पे खड़ा था। जैसे ये क्रू इनका एंटर हुआ, राय साहब वहां से ना चल पड़े, जल्दी में फौरन इनकी तरफ आ रहे, और मैं बाकी देख रहा हूँ, सारे लोग वहीं स्टन हो गए ना, हर एक्टिविटीज जो रुक गई वहां। मैंने फौरी ना अपने जज्बातीपन में मैंने गाली वाली बात कर दी। उसको मैं जरा ढके लफ्जों में कहता हूँ, मैंने कहा कोई मेरी शूटिंग से जा नहीं सकता, दिस एंड दैट, और जो लेके जाए उसकी भी ये एंड ये बात अल्हम्दुलिल्लाह उनके आगे कोई ओए भी नहीं कर सकता था। तो मैंने सीधी उनको गाली दे दी। उन्होंने फौरन अपने ना जेस्चर को चेंज किया, और कैसे उसको कवर किया, उस बात को कवर किया। ये उनके लिए भी एक बड़ी जिल्लत का मुकाम था कि एक लड़का खलंडरा साहब, मैं टीनेज में था, तो वो हमें ऐसे आगे से जवाब दे दे। वो मुस्कुराते हुए ने ऐसे, ओ राणा साहब सानू माफ करना, असी समझिया सी वो मेरा कुलीग ही है कि अब चले नाम ले देते, हमने समझा था कि शाहद राणे का सैट है, सानू तो नहीं सी पता सईद राणे का सैट है, असी जाना सी भला तुहाडे सैट ते। मैं तो समझ रहा था कि अब ना ये मेरे भाई का नाम इसलिए ले रहे हैं कि अपने आप को और मुझे कवर करने के लिए। मैं क्या पहलवानो, आप आए हैं मेरे सेट पे, ये अंदाज गलत है, आइंदा आप एहतियात करना। तो कहते हैं ठीक हो गया जनाब, एक हम रिक्वेस्ट आपसे कर सकते हैं। मैंने कहा बताएं। कहते हैं हमारी शूटिंग है बकर मंडी साइड पे, 1 घंटे के लिए आप सुल्तान राय साहब हमें स्पेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट। मैंने कहा
मैंने अपना सारा जेन में अपना सारा विजुलाइज जो किया हुआ था उसको शॉर्ट डिवीजन के हवाले से, चूँकि मार्जिन होता है कि आप दूसरी कास्ट के शॉर्ट ले सकते हैं बीच में से टाइम एक आर्टिस्ट के लिए निकाल। मैंने कहा उसको कहा पहलवान जी 1 घंटा आप कह रहे हैं, इंशाल्लाह 1.5 घंटा तक मैं आपको टाइम दे देता हूँ, मैं राय साहब को कहता हूँ आपके साथ चले जाते, लेकिन आप ये जेन में रखिएगा कि 1.5 घंटे बाद राय साहब इधर हों, मुझे उधर ना आना पड़े। वो बड़ा मशहूर हो के ना वो ले गए शूटिंग। लेकिन ये जो स्टाइल था इसके आगे पहले सबसे मैं खड़ा हुआ ना, बड़े बड़े मुझसे डायरेक्टर और ये नहीं होता था। इसके बाद एक वाकया और हुआ, खैर वो राय साहब वापस, जो प्रोड्यूसर था ना वो भी उस वक्त सेट छोड़ के निकल गया, उसको थोड़ा अंदाजा था कि कहीं सईद राना इनसे आगे खड़ा ना हो जाए और यहाँ जंगो जलल का निज़ाम ना हो जाए। तो फिर एक वाकया हुआ, टॉप 10 से मशहूर हुए वो लोग, दुबई में चले गए, तो जिससे दे मौला फिल्म बना रहे थे, मसूद भट्ट साहब डायरेक्टर थे, जिससे दे मौला जो प्रोड्यूसर थे ना जी, यानी कई कत्ल उन्होंने किए हुए थे और उनकी सिर्फ इंडस्ट्री पे दहशत नहीं थी, सब लोगों पे बड़ी दहशत। उनका स्टाइल तो होता ये था कि वो फ़ोन किया तो आर्टिस्ट को जो कहना है उसने करना। मेरी सिंध में शूटिंग थी एक फिल्म की और मैंने शाजिया खुश को वहाँ से लिया हुआ था, उसके एक ही फिल्म है वो। कौन सी फिल्म? परांदा। हाँ जी। तो मैं यहाँ से शफकत चीमा, बहार बेगम, अरबाज खान की भी पहली वो पंजाबी फिल्म, इन सब लोगों को वहाँ लेके गया। अरबाज खान की पहली फिल्म घूंघट नहीं है? नहीं, घूंघट उर्दू उर्दू पहली फिल्म वो। अच्छा, पंजाबी परांदा में। वहाँ शफकत चीमा की मेरे पास डेट थी, तो एक तो यहाँ से मुझे समझ नहीं आई। शफकत चीमा को मैंने कहा ना मैं इनको लेके जा रहा हूँ, आप बाद में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा बिजी था, मेरे वो भी शागिर्दों में, अल्लाह उसकी सेहत तंदुरुस्ती आजकल अलीम है। यहाँ से वो शफकत चीमा कहने लगा कि एक आप मेरी मदद कीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा, उसका सेक्रेटरी। चूँकि इसको मैंने बाई एयर का हुआ था मंगवाया पहुँच, हमें बाई एयरपोर्ट तक आपके जो दोस्त हैं वो हमें एयरपोर्ट तक छोड़। मैंने कोई बात नहीं, अब मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी कि कोई और मसला चल रहा। मैंने कहा चले कोई प्रोटोकॉल चाहता होगा। वो आ गया वहाँ, मोबाइल फ़ोन अभी शुरू ही थे, उसको फ़ोन आए उसके मोबाइल, मुझे अंदर वाली बात का नहीं पता। जब फ़ोन आए ना, शफकत चीमा फ़ोन ना सुने, उसने फ़ोन बंद ही कर दिया हुआ था शूटिंग पे। अब फ़ोन आए बहार बेगम को पीछे से, वो शफकत चीमा को कहे, शफकत चीमा फ़ोन ही ना पकड़े। तो वो ये 2-3 दफ़ा शूटिंग इन बिटवीन हुआ। अब क्या हुआ कि फ़ोन आया तो बहार ने, उससे सीनियर थी, कहा गल कर वे शफकत चीमा, फटाफट उसको पकड़ाया। तो शफकत चीमा ने फौरन क्या किया, जैसे कोई बला हो, बंदा उतार के दूसरे के गले में डाल दे। उसने कहा ओ सर है तुसी सही राणा साहब ने गल करो। उनके आगे करता धरता था लावा नाम था उसका, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी संभालता था और सारी प्रोडक्शन की। और मुझे अंदर की सारी बात का पता नहीं है। उसने मुझे कहा कि शफकत चीमा जेड़ा फौरन भेज दो साड़ी शूटिंग। मैंने कहा कि ये तो मेरी डेट्स हैं, थोड़ा सा मेरा वो जलाली तबीयत थी और मैंने बहुत कुछ ओवर बोल दिया। मैंने कहा ऐसी की तैसी, आप लोगों की भी, उनको भी डायरेक्ट बहुत कुछ बोल दिया। अब चीमा भी कांप रहा है, वो कह देते थे ना कि हमने मार देना, वो मार देते थे, इतने अच्छा। बेबाक थे। हाँ जी, शॉर्ट में बातें कर, उनके बड़े वाक़या, बड़ी इंडस्ट्री के सारे लोग डरते थे उनसे। अब मैंने बड़ा बोल्ड उनसे जब बातें की तो बहार बेगम और सारे परेशान हैं। उन्हें तो पता था ये किससे बात कर रहा है और किस तरह कर रहा है। मुझे उसने फिर लास्ट पे ये कहा, उस लावे ने
अल्लाह उसकी खैर करे। कहता राना साहब ये हमारी आखिरी फिल्म, हम काम छोड़ जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में हम जिस स्टाइल से काम कर रहे थे, आपने हमारा सारा निज़ाम भरम भी तोड़ दिया। जो इस तरह के कभी आज तक किसी और ने ऐसी बात नहीं की। जाहिर है इतने आर्टिस्ट बैठ के सुन रहे हैं, उनके सामने आप उनसे इस तरह बात कर रहे रैश हैं। होके मैंने पूरी बात। तो वैसे आप नहीं समझते कि ये जिस दौर की आप बता रहे हैं कि उस दौरान यही सब कुछ हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंडस्ट्री की तरफ छोड़ गए, यानी इंडस्ट्री छोड़ गए, वो यही वजह थी? हाँ, ये बड़ा इसका बड़े असरात हैं, क्योंकि एक वो बिजनेसमैन इन चीज़ों से घबराता है, वो पोलाइट मैन होता है और उसका असर ये है सर कि आज तक जो कराची के स्पेशली जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स या आर्टिस्ट, वो डरते हैं। ये जो आपने बातें बताई हैं, हो सकता है यही सारा उनके जहनों में हो और आज तक वो इनके साथ काम करने में राजी नहीं होते हैं, जबकि आज ऐसा नहीं है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी डरते हैं। तो क्या ये वजह हो सकती है? लाज़मन है उसकी एक बैकग्राउंड पीछे, उसका एक लाज़मन है उसका जो लोगों तक बातें पहुंची, उसके असरात तो होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट वही होता है। जी। मैं वो बाहर बोस्निया भी गया हूँ, रोमानिया भी, वहाँ भी मैंने शूटिंग की है। तो मैं वहाँ कोसोवो में था, तो लोग समझते थे कि अफगानिस्तान में वार थी, तो वहाँ कोसोवो में यूएन की हुकूमत थी ना, वो जो जैसे खबरें पहुंचती थी तो वो समझते थे कि जैसे अफगानिस्तान है वैसे ही पाकिस्तान में। तो लेकिन हम तो यह नॉर्मल। अच्छा, वो सर एक वाकया मैं रहील बारी का मैंने पहले जिक्र किया, वो मैं शेयर करता हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा, लेकिन एक खानदानी असूल बंदे के अंदर आए होते हैं, एक बड़ों की एजुकेशन आई होती है, या कोई तरबियत, या एक अपना इनर होता है। ये चीज़ें एक ज़िंदगी का हिस्सा होती है, किसी भी शोबे में हो। मैं गुंडा राज के सेट पे था और उसी तरह सॉरी कास्ट थी। मैंने गांव में एक बड़ा सेट लगवाया हुआ था, राय साहब, उमर शरीफ, रैम्बो, ये उमर शरीफ, रैम्बो और साहबा, उसका नरगस, खुशबू और साइमा, तीनों का सॉन्ग था। और विलन डैन में था हुमायूं कुरैशी, सारे बाकी लोग कोई 70-80 लोग थे, अच्छी खान, ये वो सारे जो स्पोर्टिंग कास्ट भी सब। अब रहील बारी, उसके स्टूडियो में मेरा सेट लगा हुआ है, वहीं मेरा ऑफिस भी था। रहील बारी साहब मेरे सेट पे आके बैठ गए, जैसे कोई आता है बंदा वैसे शूटिंग या वैसे कोई अपना बैठ गए। तो मैं अपनी शूटिंग कर रहा था, साइमा ऐसे साथ बैठी थी। जो शूटिंग के दौरान जो दूसरे आर्टिस्ट का शॉल ने तो आर्टिस्ट बैठ जाते, वो बैठी, वो आके पास बैठ, लाजमन स्टूडियो ऑनर थे, चाहे वह जो भी इंटरटेन ऑनर। मैं ज़रा दूर था कैमरे पर और उधर शॉट्स ले रहा था, और पीछे से ना मुझे एक रोला गोला आवाज़ आई। मैंने वहाँ शूटिंग रोकी और रहील बारी तेरी माँ दी, तेरी भैन दी। मैं फौरन वहाँ से ना आया। अब वो रहील बारी को डायरेक्ट गालियाँ दे रहे थे, वो भी प्रोड्यूसर। तो कोई उनका कोई मामला, स्टूडियो का कोई मामला हुआ होगा, कोई होता है ना बीच में कोई बड़ा, उस वक्त फ्लोर नहीं मिलते थे, बड़ी गहमा गहमी होती थी। फौरी तौर पे जो मुझे जो दुख हुआ कि ये मेरे सेट पे बैठा है रहील बारी, मेरा ये भी नहीं कि मैं इसका डायरेक्टर या ये मेरा प्रोड्यूसर भी है, उसने मुझे डायरेक्टर भी लिया, उस वक्त नहीं लिया हुआ था। मुझे ये था कि मेरे सेट पे कोई भी बंदा हो, चाहे वो, मैं उनके आगे खड़ा हो गया। वो थे भी ड्रिंक उस वक्त, अच्छा, सारे ड्रिंक थे। मैं आगे खड़ा हो गया, मैंने आगे से उनसे बढ़कर अल्लाह के फजल से उनको डबल जवाब दिया, रिएक्शन दिया। अब उनमें जो मेन आदमी था ना, उसने 2 फिल्में यहाँ प्रोड्यूस की हैं, वो उन अपने हवारियों को कहते हैं, उसमें कैसर शाह और जितने भी थे, गन्नो असलोवाल, वो ताड़ी ऐसी भी ऐसी पीछे हट जाओ, दफा हो जाओ। तो नहीं पता राणा साहब का सेट थे, क्योंकि मैंने उसको कहा कि तेरी जुरत किमें हुई कि मेरे सेट के उत्ते, मेरे सेट पे बैठा एक मेहमान है, तुसी इस तरह की बातें करो, इंसल्ट करो उसकी। आपका कोई मामला है, आप उसके घर में या उससे अलहदा या उसके ऑफिस में, यहाँ आपने ये गलत किया। और मैंने उसको बड़ा फील किया और उनको फील करवाया।
अगले दिन वो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सूफी हालत में मेरे घर माजरत करने आया कि रात हमसे मिस्टेक हुई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप उसके सेट पे आ गए। तो ये भी एक अल्लाह का फजल है कि जितनी ये यहाँ की बदमाशियां थी ना, उनके आगे आपने मुकाबला किया और खड़े रहे। अल्लाह ने करवाया और अल्लाह की मेरे साथ मदद थी। और मेरे साथ पीछे फैज़ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का। और एक वाक़या सलमा आगा आज भी वो इंडिया में भी जहाँ भी हो वो जिक्र ज़रूर करती है। पाकिस्तान में उसके ऐसे लोगों से जब वास्ता पड़ा, सलमा आगा को उन्होंने कहा तुम्हें हम पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे, स्टूडियो तो बड़ी दूर की बात है, तुम पाकिस्तान में इंटर होकर दिखाओ। माफिया टाइप लोग, किसी ने उसको कहा आप जैसे खैर खा बंदे ने कि सईद राना को, मेरे साथ कोई उसका ना फिल्म की हुई ना तारफ, सईद राना को फ़ोन कर ले। मुझे फ़ोन आया, उनका खैरियत, तो उसने कहा उसे मिलना चाहती हूँ। मुलाकात, उसने कहा कि मुझे ना ऐसे ऐसे मुश्किल है कि मैं पाकिस्तान में, मैं शोबिस में तो मेरा सारा निज़ाम है, तो मुझे तो धमकी दी पाकिस्तान में भी नहीं रह सकती, तो मेरे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। मैंने कहा कि मैडम मैं एवरन्यू में आपको बुलाऊंगा और आप मेहमान ख़ुसूसी होंगी मेरी फिल्म, और आप मेरा सॉन्ग भी मिक्स करेंगे। उस दिन जिन बंदों ने उसको तड़ी लगाई हुई थी ना, धमकी दी हुई थी, उन तीनों लोगों के ऑफिस उस दिन उन्होंने बंद कर दिए, स्टूडियो नहीं आए। और पूरा प्रेस, पूरा निज़ाम, ओपनिंग हुई। फिर मैंने मेहर बादशाह की ओपनिंग भी सलमा आगा से करवाई। मेहर बादशाह में यूसुफ खान साहब भी थे। जी जी, वो बात आपने कही। यूसुफ खान साहब हमारे बड़े सीनियर, और सीनियर तो सबको पता है, लेकिन वो जितनी हमारी एसोसिएशन, राइटर एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन, यानी कैमरामैन, जितनी भी एसोसिएशन, उन सब के ऊपर जो वो माप के भी चेयरमैन थे, माप जो आर्टिस्टों की एसोसिएशन है, यूनियन है, प्लस वो सारी यूनियन, सारी एसोसिएशंस के ऊपर भी हेड थे। तो अकाबों का नशेमन एक फिल्म थी नूर साहब की, मियां खालिद फरोज डायरेक्टर थे, वो फ्लॉप हो गई। और एक फिल्म थी अदरीस खान की ना, वो भी एक हैवी प्रोडक्शन की फिल्म थी, वो भी डेड फ्लॉप हो गई। अच्छा, वो एक यहाँ थोड़ा सा जो कि कारोबारी लोग अपनी वो सतह पे सोचते हैं, वो ये हो गया कि यूसुफ खान सेलेबल नहीं है, जिस पर ऐसे ये लोगों को लेते हैं इस एंगल से। और खान साहब ने भी देखा कि मैं, यानी ये फिल्में अच्छी नहीं गई, उनका भी दिल टूट गया। तो आलमी गुंडे थी वो अदरीस खान की दूसरी फिल्म, उनका भी दिल टूट गया। उन्होंने इससे पहले कि ये कोई ऐसी बात करें, उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट देता हूँ, मैं आज के बाद फिल्म नहीं करूँगा, छोड़ दिया, दाढ़ी रख ली उन्होंने। तो 8-10 साल से ना वो रेगुलर स्टूडियो रेगुलर आते थे। तारिक भाई मेरे बड़े भाई, मैं उनसे रूहानी ताल्लुक था। और यूसुफ खान साहब मेरे वालिद साहब के बेटे भी बने हुए। इसके पीछे एक रीज़न था। खान साहब 2 ही ब्रिटिश आर्मी में वाइस राय कमीशन हुए हैं, एक मैंने तो अपने वालिद साहब की बात बताई, और एक यूसुफ खान साहब के दादा थे। मुसलमान को ये बड़ी जॉब अंग्रेज नहीं देता था, नीचे रखता था। उस रेफरेंस से भी एक वालिद साहब से, और एक मैं बीच में एक ज़ाती बात भी खान साहब की शेयर करूंगा, ये मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। तो मेहर बादशाह जब मेरे पास फिल्म आई, तो जो स्क्रिप्ट डिस्कशन में था, उसमें जो बड़ा मेहर था ना, जो रोल खान साहब, ये भी इतना मैंने पॉश नहीं किया था, अभी स्क्रिप्ट इब्तदाई मराहल में था। तो मैंने शफकत चीमे को कहा इस रोल के लिए, शफकत चीमे ने मुझे इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ जी, हालांकि मेरा शागिर्द भी था। उसने कहा राना साहब आप मुझे मेहर बादशाह क्यों नहीं लेते, जहाँ शान ने जो रोल किया। मैंने शफकत चीमे को ना थोड़ा डांट डूट दिया, तो वो दिल से रोल नहीं कर रहा था।
यानी मेरे अदब के लिए उसने कहा अच्छा मैं करता हूँ। लेकिन कुदरत का जो निज़ाम है देखें, और बाबर अली की जगह उस फिल्म में मुअम्मर राना था हीरो, सेकंड हीरो, शान के नीचे मुअम्मर राना था। रहीला आगा भी दोबारा इस फिल्म से ना इस्टेब्लिश हुई। रहीला आगा बैठी हुई थी, उसने नूर साहब को एक फिल्म के लिए साइन किया था, उसका मियाँ पप्पू फौत हो गया, मेरा दोस्त था। नूर साहब ने उनको साल से उन्होंने ऑफिस लिया था, डेट नहीं आ रही थी नूर साहब की, वो रोज आ जाते थे ऑफिस। उसकी सेक्रेटरी मेरे पास आई, कहती ऐसे वो रहीला भी आपकी फिल्म में आई थी। तो मैंने उसको खान साहब की जो बेगम उसमें भाभी बनी होती है तो वो रोल कराया। उसके बाद जितनी फिल्में शान की हैं, आप परवेज राना की देखे, संगीत तक, सब में बहार बेगम की जगह राइला वो मेहर बादशाह से ही उसका दोबारा ये सिस्टम बना। अब यूसुफ खान साहब नहीं थे, चीमा था इस रोल, सॉरी चीमा ने ये रोल, चीमा था हाँ, तो वो इस रोल के लिए हुआ क्या कि मैंने एक सीन मामर राना का कर लिया। पिंड राइया में मैं शूटिंग कर रहा था एक ओरिजिनल हवेली में। मामर राना ने कहा कि राना साहब मेरा मूड नहीं है। अगला सीन शफकत चीमे के साथ था, मेरा मूड नहीं है, आप अगला सीन ना करें। मुझे पता चल गया हुआ था कि पीछे से गेम चली है, आपने सुना होगा फलां कैंप फलां कैंप फलां कैंप। वो मेरे साथ उसकी मेरा पहली फिल्म, दूसरी फिल्म थी मामर राना की, लेकिन वो मेरे कैंप का नहीं था, राना बरादरी का तो था राना। तो वो बकायदा ना पीछे से मेक होके आया हुआ था कि सईद राना भी कट हो जाए फिल्म से और ये प्रोड्यूसर उस कैंप में आ जाए, इस प्लानिंग पे आया हुआ था ना। उसने पहले मूंछ लगाने पे थोड़ा सा रवैया मैं थोड़ा समझ रहा था, मैंने उसको बिल्कुल इजी कि आप अपनी मर्जी के, मैंने कहा मूंछ लगाए जो पसंद है नो प्रॉब्लम। वो चाह रहा था कि ये रैश हो और किसी तरह ना पैकअप हो जाए शूटिंग और वो निज़ाम बन जाए जो मैं सोच के आया हूँ, या मुझे पीछे से जो इंस्ट्रक्शन मिली। आगे उसने ये प्ली ली कि राना साहब मूड नहीं है अगला सीन। मैंने 3 सीन रखे हुए थे, अगला सीन शफकत चीमे के साथ था। मैंने कहा अगर आपका मूड नहीं है तो मेरा काम करना बेकार है, तो मैं ज़ाया करूंगा अपना काम, नो प्रॉब्लम, पैकअप कल करेंगे। चूँकि वो मैं आपको बताऊं कि वो बुल्ले शाह जी के मुर्शद नायशा कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से वो टाइटल था मेहर बादशाह, और तसव्वुफ पे फिल्म थी। सही। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि मैंने वो फिल्म बगैर लिखे, सिर्फ हिंट्स लिखे हुए थे, ज़बानी बनाई, उसका राइटर भी मैं, ज़बानी बनाई। वो मुझे एक रूहानी सपोर्ट थी, समझ ले, बुल्ले शाह जी के हवाले से तरफ से। वो वहाँ से रात को निकला, सर्दियों सख्त सर्दियों और धुंध के मौसम थे। वहाँ से निकला रेवंड की तरफ से, रास्ते में मामर राना का एक्सीडेंट हुआ और टांग टूट गई। मेरी शूटिंग से निकला, यकीन आप करें वही कैंप वाले लोग जिन्होंने उसको कहा था कि ये डिस्टर्बेंस पैदा करो, उनके प्रोड्यूसरों ने भी मामर राना को कट कर दिया कि ये 6 माह लगेंगे इसको ठीक होने में, और कई फिल्मों में कट हुआ। और मैंने बाबर अली को रखा उसकी जगह। मेरे प्रोड्यूसर ने भी कहा मैं तो मामर राना का इंतजार नहीं करूंगा, तो बाबर अली और फिल्मों में भी लोगों ने बाबर अली को रखा। तो मामर राना तकरीबन 5 यूसुफ खान साहब कैसे आ गए? वो ये हाँ अपने बाद में भूल गया था। अब शफकत चीमा की वो शूट ही ना हुआ, बड़ा मेहर जो रोल बाद में यूसुफ खान साहब के पास है। जब मैंने उसको इस रोल को पॉलिश किया ना अपने, मुझे भी बीच में टाइम मिल गया, पॉलिश किया, तो ये अब मुझे चीमे के कद से बड़ा रोल नजर आया। अब मैंने शफकत चीमे को एक बात की और उसका भी कमाल बात उसने भी की, वो भी मैं नाजरीन के सामने पेश करूंगा। मैंने कहा यार शफकत चीमा, मैंने ये दिल में नहीं रखा कि इसने ये रोल छोड़ने के लिए कहा था, कोई रिवेंज नहीं रखा। मैंने कहा शफकत चीमा ये रोल तुम जो कर रहे हो, अब ये रोल जो मैंने इसको रिवाइज वर्जन में इसको जो किया है, इसका बिल्टअप बना है, अब ये रोल तुम्हारे कद से बड़ा हो गया है, तो तुम ये रोल छोड़ दो, मैं ना तुमसे अब नहीं करवा सकता, मेरी मजबूरी ये है कि ये रोल तुमसे आगे हो गया। उसने कहा राना साहब मुझे आर्टिस्ट बताएं जो ये रोल मुझसे अच्छा कर सके। आपके ज़हन में कौन आता है? अगर आप मुझे माजरत कर रहे हैं
अभी एक्सपोज नहीं हुआ था, एडवांस मैंने दिया हुआ। मैंने कहा वो यूसुफ खान साहब इसमें मुझे फिट लग रहे हैं और मेरे जहन में उनके अलावा कोई आ नहीं रहा। उसने कहा ये आप सही बात कर रहे हैं, तो खान साहब से बड़ा कोई एक्टर नहीं है, मुझसे वो बहुत बेहतर हैं। आप, मैं सेक्रेटरी को कहूँगा आपका एडवांस जो है ना वो आपकी अमानत है, वो वापस। ये उसका बड़ापन है शफकत चीमा का, उसने एडवांस भी प्रोड्यूसर को वापस दिया। सही। वरना होता है कि फिल्म तो हमने उसको छोड़ा है, उसने तो नहीं छोड़ा, वो एडवांस बनता नहीं, लेकिन उसने। तो खान साहब को मैं ऐसे हुआ कि उस रोल में मैं नैशा कादिर रहमतुल्लाह लेके वहाँ गया हुआ था, जो मेरा थी वो मैं प्रोड्यूसर आज जो मेरा जाता था वहाँ ऐसे दुआ कर रहा था। तो मेरे सेक्रेटरी ने आके मुझे कहा कि वो ना किसी आर्टिस्ट के हवाले से। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं इनके ऊपर एक छतरी डाल दूंगा और मैं यूसुफ खान को इस फिल्म में ले आऊंगा। मेरे मुंह से ऐसे ही निकल आया कि सबके ऊपर एक छत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब खान साहब को मैं ओरिजिनल गेटअप में उस फिल्म में लाया, वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई और आगे से सब डायरेक्टरों ने यूसुफ खान को लिया, जो भी बूम पीरियड पे भी थे, सैयद नूर भी, जितने परवेज राना साहब ने उनको, ये ओल्ड इज गोल्ड भी। बाद में फिर बुड्ढा गुज्जर उन्होंने बनाई, नूर साहब ने, इनको और भी मुतादिद फिल्में मिली। बिल्कुल। तो सर बस आखिरी सवाल ये कि 15-17 आपने तकरीबन फिल्में बनाई हैं, तो ये सब तिजारती एतबार से यानी कौन सी 2-3 फिल्में ऐसे थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी गई थी? हीरो का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस है, मेरी सारी फिल्मों में सबसे ज़्यादा बिजनेस उसका हीरो का। और मेहर बादशाह ने भी अच्छा बिजनेस किया, सुल्तान आज़म ने भी अच्छा बिजनेस किया। अच्छा एक और चीज़ है, एक आध फिल्म का, 1-2 फिल्मों का नुकसान भी हुआ होगा, सही, लेकिन जो फिल्में अगर बिजनेस नहीं कर सकी, 2-4 फिल्में ऐसी हैं उन्होंने अपना जो असल ज़र था वो कवर किया। ठीक, ये अल्लाह की तरफ से था कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस अदारे से फिल्म बनाई है, जिसके साथ वो अदारा जिंदा है, जिंदा रहा, बनाता रहा। ये नहीं हुआ कि मेरी फिल्म के बाद वो अदारा छोड़ गया हो काम को, है ये अल्लाह के फजल से। तो एक मैं वाकया, एक पर्सनल है अगर आपकी इजाज़त हो, अनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के, मैं इसी सुनाई चुके हम यहाँ बैठे हैं, तो मैंने कमरा लिया हुआ था, सब्जेक्ट के हवाले से मैं कर रहा था काम। तो मैं 8-9 बजे के वक्त सुबह उठ के सीधा चला गया अपने असिस्टेंट के साथ उनके दरबार में। तो 1 महीना पहले मैं वहाँ बैठा था, तो एक उनका दरबार ना मस्जिद के अंदर है, वो शरीयत के बनी है मस्जिद के अंदर। तो उसके सामने, दहलीज के सामने, मैं ऐसे मस्जिद में टेक लगा के बैठा, तो एक शख्स ने मुझे कहा आप हमारे मुर्शिदों पे फिल्म बना रहे हैं, कोई उसका मैं डायलॉग ही सुनाए, कोई सीन ही सुनाए। मैंने 1 महीना पहले उस शख्स को उसकी फिल्म का स्टार्ट का सीन सुनाया, और किसी को वो सुनाया नहीं हुआ था, ना प्रोड्यूसर को, ना किसी टेक्नीशियन को, ना किसी आर्टिस्ट को। वो मैं वहां गया तो वो सीन ये था कि ऐसे सना को भी मैंने इंट्रोड्यूस, साला बिगड़ा जाए मैं हीरोइन कराया था, नादिया अली को कुर्बानी में, काफ़ी आर्टिस्ट, सरदार कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हो, टेक्नीशियनों में भी। तो सना को ना दरबार के बाहर आके विलन पोर्शन के लड़के छेड़ते हैं, तो शान उनका हाथ रोकता है आके ना। अब ये कई रूटीन की सिचुएशन थी कि एक लड़की को छेड़ते हैं तो पॉजिटिव बंदा पहुंच जाता है या हीरो पहुंच जाता है, लेकिन इसको मैंने ज़रा मुख्तलिफ कैसे होगी मार्फत में जाके, मैंने फोरग्राउंड पे कैमरा रखा, उन कैरेक्टर्स को रखा, शान की एंट्री है, उसका हाथ रोकता है, पीछे बैकग्राउंड पे मैंने वो बोर्ड रखा जो उस दरबार के ऊपर लगा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि अनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह मुर्शद बाबा बुल्ले शाह जी। अब बुल्ले शाह जी का एक अपना इनफरादियत में मुकाम इतना बड़ा है, अक्सर उस शागिर्द के साथ उस्ताद का रेफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर उस्ताद के साथ शागिर्द का रेफरेंस फखर से लगा हुआ है, फखर शरीयत अनायत शाह कादरी मुर्शद बाबा बुल्ले शाह जी। अब वो बैकग्राउंड में बुल्ले शाह जी लिखा नजर आ रहा है, फोरग्राउंड में ये कैरेक्टर है, कैमरा रखा है। स्टार्ट ही मैंने ये डायलॉग दिया शान को कि तारीख कहती बुला भुलिया सी, मैं कहना बुला नहीं भुलिया, जे सारी कौम भुल गई।
अपना हसब भुल गई, अपना नसब भुल गई, अपना कसब भुल गई। रब दी सौं जे असी इस तरह ही भुले रहे, किधरे ये ना होवे कि साडे वड वडेरियां दा बनाया होया खिता साडे वास्ते खता बन जाए। तो वो मतवली ये उनको ना वो उन विलन पोर्शन को ये मारते हुए एक्शन करता हुआ ना, बुल्ले शाह जी से बात शुरू की, लाके वहीं फेंकता और चैम्बर चढ़ाता उनको मारने के लिए। तो दरबार का मतवली आके इसका हाथ रोकता है। वो कैरेक्टर मैंने खुद इसमें किया हुआ है, उसकी भी एक हिस्ट्री है, कभी आपको बताएंगे। कभी खान साहब ने करना था, वो बाहर चले गए थे, तो मुझे हुक्म हुआ था उनके मजावरों की तरफ से कि आपको सरकार ने करके करें, उनकी तरफ से। वो खैर मैंने, तो वो हाथ रोकता है, कहता है रुक जा वैर बादशाह। अब वली से बात शुरू हुई और ख़त्म कहाँ होगी कि रुक जा मेहर बादशाह, अलियन मुर्तज़ा शेर खुदा दा, इमामुल औलिया पे अब बात आ रही है, उनके फरमान पे कि रुक जा मेहर बादशाह, अलियन मुर्तज़ा शेर खुदा दा फरमान है कि माफ़ कर देना सब तो वड्डी बात रही है। कहते उठो मुंडियो, रब दा शुक्र अदा करो कि अज तुसी ये ना आज़ाद फजावां साह लै रहे हो। रब दी सौं जे इस पाक सरजमीन ते पाक हस्तियां ना होंदियां तो दुश्मन कदों दा साडे पैरां थल्लियों जमीन को के लै जांदा। तो यहाँ से फिर जमीन के मसले से फिल्म शुरू होती है, वो मैं बाद मुकम्मल करूंगा। दरबार शरीफ के अंदर मैं 8 बजे सुबह गया, मेरा असिस्टेंट साथ था, मैं खामोश फातिहा पढ़ रहा हूँ और यही सारे डायलॉग मेरी आवाज में कैरी हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। और हम लोग बाहर निकले, मैं कहूँ कि मैंने नहीं सुने, मैं तो उसमें मगन था, एक फातिहा पढ़ रहा था। मेरा असिस्टेंट मुझे बाहर आके कहता है राना साहब आपको आपकी फिल्म का स्टार्ट सुनाओ और उसके डायलॉग सुनाओ। मुझे तो पता था, मैंने किसी को बताया ही नहीं हुआ, इसको भी नहीं पता। मैंने कहा क्या सुन, उसने मुझे सारे अजबर ऐसे एज इट इज सुनाए। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? कहता है जब आप दरबार शरीफ के अंदर थे तो वहां पे आपकी आवाज में सेम ये डायलॉग कैरी हो रहे थे और मैंने आपकी तरफ देखा, आप खामोश थे। पहले तो मैंने समझा बस जज्बाती हो के राना साहब इनको फिल्म सुना है, लेकिन आप खामोश थे। खैर वो बाहर वो अश्कबार था, जब मैं भी अश्कबार हो गया। तो ये एक करामात होती हैं। तो वो फिल्म अल्लाह ताला ने जो उस पर रहमत खास की, तो वो चूँकि औलिया कराम के हवाले से और एक तसव्वुफ के हवाले से, तो वो उसमें मेरी मोहम्मद सरवर भट्टी साहब का भी मैं बड़ा मशकूर हूँ, मेरे वो भी मैं उनको अपना टीचर कहता हूँ, उस्तादों में से हैं। उसके वाइंड अप में उन्होंने मेरी मदद की थी। और उसका यूसुफ खान साहब का पहला सीन भी मैंने उनसे लिखवाया था। मैं दाता ज़ोर गया तो वहाँ से मैं उनको स्टूडियो ले आया और यूसुफ खान साहब और इनका आपस में झगड़ा था और एक दूसरे का नाम भी सुनना गवारा नहीं करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो मुझे इजाज़त दिया कि मैंने इनको इकट्ठे माशाल्लाह एक साथ, वो फिर इतना गहरा तल्लक भी हुआ, मेरी ओपनिंग पे भी इकट्ठे आए। फिर वो भट्टी साहब ने जो सीन मुझे लिख के दिया, यूसुफ खान साहब ने मुझे पूछा ये सीन इतना अच्छा, मैंने कहा भट्टी साहब से मैंने लिखवाया है। तो इस तरह वो मोहब्बतें इनकी कुराबत में बदल गई। और वाइंड अप वो क्रेडिट भी भट्टी साहब ने दुआ भी मुझे दी और वाइंड अप अपना उन्होंने मुझे इंस्पायरेशन बाज़ारे हुस्न के वाइंड अप से मुझे वहाँ पे मुझे गाइड किया और मैंने उस वाइंड अप को संभाल लिया। राना साहब ये बताइए कि आपकी जो आखिरी फिल्म थी वो मेहर बादशाह थी अब तक की, उसके बाद काफ़ी लंबा गैप आ गया, यानी 10, 15, 20 साल पहले ये फिल्म बनी थी, तो इतना गैप क्यों आ गया ये? आप सही पूछा आपने। और ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या करने जा रहे हैं? असल में एक तो ये था कि कुछ फिल्में ऐसी शुरू हो गई कि उसमें लिबास वगैरह बोल्ड किस्म के काम। एक फिल्म नशा जवानी दा मैं उसके स्क्रिप्ट पे बैठा था, लेकिन जब गाने लिखवाए गए तो वो गाने बड़े थे ओपन। जी जी, यानी वो मैं अपनी माँ बहन या अपने बच्चों के साथ भी बैठ के वो फिल्म देखना ना गवारा करूं। अगर मैं अपने बच्चों के साथ जो चीज़ बैठ के नहीं देखना पसंद करता तो मैं आवाम के लिए क्यों बनाऊं? मैंने वो फिल्म, अल्लाह का शुक्र है, अपनी बड़ाई नहीं है, इसलिए मेरे अपने अंदर के इंसान ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मैंने माजरत की। फिर वो संगीता बेगम ने बनाई थी और वो हुई भी डेड फ्लॉप थी।
उसमें बहुत ही शॉर्ट ड्रेसेस ना जी थे और गाने भी बड़े, हालांकि कास्ट उसकी बड़ी थी, शान भी, सना भी, वो इस तरह। तो कुछ इस तरह के मुझे ना फनांसर और कुछ फिल्में मुझे मेरे पास आई, जो डिस्कशन में आई, मैंने उनको तरीके से मैंने कहा मैं अगर हूँगा तो किसी का लिहाज करना पड़ेगा, किसी से तल्लुक होता है, या कोई मजबूर होकर करनी पड़ेगी, या कोई मुझे अपनी खुदा न खास्ता ज़रूरत से मजबूर होकर ना करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया, किनारा कर गया। तो इस गैप में मैं बाहर एक फिल्म करके आया और तारिक साहब ने मुझे लिया बोस्निया में और कोसोवो में, और अपना रोमानिया में भी हम लोग गए, वहाँ आर्मोन मोरिना, वहाँ से भी कास्ट ली, तो यहाँ से भी कुछ स्टार्स थे, उधर ही वो फिल्म हमने वहीं पर की, रिलीज़ की, बनाई। अच्छा, एक जो मुझसे काम हुआ, खैर लोग कहते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन जो ये टेक्निक आई ना, जब ये फिल्म डीवी पे या कार्ड पे आई, वहाँ ये हो रहा था हॉलीवुड में, इससे पहले हो रहा था प्रोजेक्टर पे फिल्म, क्योंकि वहाँ फेस्टिवल था, उन्होंने कहा आप अपनी कोई फिल्म दे, तो सीडी पे मेरे पास फिल्में थी, उन्होंने सीडी पे वहाँ प्रोजेक्टर पे फिल्म चलाई। मेरे ज़हन में तो था कि प्रिंट मंगाना पड़ेगा, ये प्रिंट देंगे, वहाँ मुझे भी ये सारा मुशाहिदा हुआ और मैंने सारा इसको ब्रीफ, फिर आके मैंने इंडस्ट्री में ये काम मैंने स्टार्ट किया कि वीडियो का जो कैमरा है उससे 35 उसके बगैर ये फिल्म का कॉन्सेप्ट यहाँ दिया लोगों में। लोगों ने मुझे कहा भी आप ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब देखें सारा रेड कैमरा आ गया, अब उसी पे सारा काम हो रहा है। जी एरियल एक्सा आ गया, लेकिन वो कार्ड और वही फॉर्मेट जो है और प्रोजेक्टर, फिर सन में जो पहले के थे उन्होंने प्रोजेक्टर लगवाए और नए जो बने वो इस मशीनरी के साथ बने। तो ये भी मुतारफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे करवाया ना। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में अल्लाह खैर रखे। एक तो वो चूँकि अभी बाकायदा अनाउंसमेंट उसकी होगी, मोहम्मद सरवर भट्टी साहब मुझसे एज ए डायरेक्टर फिल्म इंशाल्लाह उन्होंने प्लान किया हुआ है, जिसके चीफ ऑफ डायरेक्टर वो खुद होंगे। जैसे बाज़ार हुसन में जवेद फाजल साहब उनके डायरेक्टर थे, लेकिन चीफ इन डायरेक्टर सरवर भट्टी साहब, तो वो मुझे खैर फ़ख्र है, मेरे उस्तादों में से हैं और अच्छे मेकर हैं। फिल्म के 27 शोबे बहुत अहम होते हैं, ये मैंने किसी में नहीं, यहाँ डायरेक्टरों में भी नहीं है, इवन हो सकता है मुझे भी नहीं इतना जितना मोहम्मद सरवर भट्टी को 27 के 27 शोबों पे दस्तरस है। तो खैर वो मुझे अपने तौर पे है कि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट हो जाए ना सर, ना मैं 5-7 ऐसे करूं कि उससे बेहतर है एक अच्छा हो जाए सर। तो उसमें क्रेडिट भी, इज्जत भी, बाकी रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, वो अल्लाह ताला ने देना है। तो उसके अलावा एक नए फाइनेंसर, उनका मैं पेपर वर्क इस वक्त कर रहा हूँ, वो हाजी अमानत अली, वो नए साल में इंशाल्लाह सेट पे फिल्म आ जाएगी। अभी वो उसका पेपर वर्क हो रहा है, गुलाम हुसैन उसको लिख रहा है, वो इंशाल्लाह। तो राना तारिक साहब भी प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चूँकि बारूद का तोहफा भी इंटरनेशनल थी, यानी आगे भी आप फिल्में बनाना चाहते हैं। सर बहुत शुक्रिया। मैंने ये तो सुना है कि सियासतदानों से कि वो इस्लामी टच उनमें होता है, लेकिन पहली मर्तबा मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं उनमें पहली मर्तबा मैंने देखा है कि किसी डायरेक्टर में मुकम्मल इस्लामी टच है। मैं नहीं, मैं अब आपकी बात काट के बात करने लगा हूँ। सैयद मदूदी का ये मकूला था, वो कहते थे कि बंदा जमात इस्लामी से चला भी जाए, जमात उसके अंदर से नहीं जाती। चलें सर जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर ऐसी कोई और नशिस्त। जज़ाकल्लाह, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, अल्लाह आपको बहुत काम